लेकिन जब राजकुमार समर ने उसका हाथ पकड़ा और जोर देकर घोषणा की कि यह उसकी बहन है और किसी को कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें लगा कि उनके लड़कियों वाले दिल खुशी से फटने वाले हैं। हालांकि वहां केवल ये युवा लड़कियां ही मौजूद नहीं थीं, बल्कि हुआन युआन यंग, जुओ किंग यू और डोबुया मो भी थीं, जिनमें से कई खुद को बहुत ऊंचा मानती थीं। जुओ किंग यू ने मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अग्नि राठौर इतनी चालाक होगी, जो समर राठौर को इस तरह उसका समर्थन करने में कामयाब रही। छोटी यंग, भूल जाओ, हार मान लो, समर राठौर बहुत डरावना है। हुआन युआन यंग जानती थी कि समर राठौर डरावना था, लेकिन जैसा कि जुओ किंग यू ने कहा, अगर वह आज पीछे हट गई तो भविष्य में उसके पास क्या सम्मान बचेगा। उसका उपनाम स्पष्ट रूप से राठौर है। वह राठौर परिवार की बेटी है, उसका उत्तरी राठौर राजघराने से क्या लेना देना है। हुआन युआन यंग ने गुस्से से उपहास किया। समर राठौर की ठंडी और क्रूर नज़र हुआन युआन यंग पर टिक गई, उसके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान खेल रही थी। क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? मुझे आपत्ति है। हुआन युआन यंग बहुत आश्वस्त थी, क्योंकि यह हुआन युआन परिवार का क्षेत्र था। इसके अलावा उसकी मां ने उसे बताया था कि परिवार पवन राजकुमारी और युवा राजकुमार समर के बीच शादी तय करने का इरादा रखता है, इसलिए हुआन युआन यंग स्वाभाविक रूप से पूरे दिल से सहमत थी। आखिरकार समर राठौर एक असाधारण रूप से उत्कृष्ट युवक है, फिर भी अब वह एक ऐसी लड़की के प्रति इतना सुरक्षात्मक है जो खून से उसकी रिश्तेदार नहीं है और जिसे वह विशेष रूप से नापसंद करती है। हुआन युआन यंग इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? युवती का बिगड़ा हुआ स्वभाव तुरंत भड़क उठा, मुझे इससे समस्या है। समर राठौर, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, अगर तुम उत्तरी राठौर राजघराने और हुआन युआन हवेली के बीच शादी की बातचीत जारी रखना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम अभी उसका हाथ छोड़ दो। किस तरह की शादी? उपस्थित सभी लोग पूरी तरह से हैरान लग रहे थे। मैडम कई की इच्छा हुई कि वह अपनी मूर्ख बेटी को थप्पड़ मार दें। ये सिर्फ हुआन युआन परिवार का एक सुझाव था और इसके बारे में अभी तक उत्तरी राठौर राजघराने को सूचित भी नहीं किया गया था, लेकिन इस लड़की ने इसे सार्वजनिक रूप से उजागर कर दिया और लोगों को धमकी देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया। मैडम कई पूरी तरह से अभिभूत महसूस कर रही थीं। समर राठौर और भी अधिक भ्रमित था। कौन सी शादी? हुआन युआन यंग ने उपहास किया, मेरे साथ तुम्हारी शादी। समर राठौर गुस्से में हंसा, मेरे साथ तुम्हारी कौन सी शादी? क्या ये कोई ऐसी शादी है जिसके तुम सपने देख रही हो? हुआन युआन यंग, वह फूट फूट कर रोने लगी, माँ वह मुझे नहीं पहचानेगा। समर राठौर, मैडम कई पूरी तरह से अभिभूत महसूस कर रही थीं, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए हुआन युआन यंग अग्नि राठौर की ओर दौड़ी और उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। अग्नि राठौर विचारों में खोई हुई थी। वास्तव में इस क्षण वह समर राठौर के प्रति अपराधबोध से भरी हुई थी। उसने अभी अभी समर राठौर को धोखा दिया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पलक झपकते ही वह बिना किसी हिचकिचाहट और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उसके सामने खड़ा हो गया, एक प्यार करने वाले बड़े भाई की तरह उसकी रक्षा कर रहा था। अग्नि राठौर ने अपनी मुट्ठी कस ली, मुझे खेद है भाई समर राठौर। इसलिए जब हुआन युआन यंग ने उसे थप्पड़ मारा तो अग्नि राठौर का ध्यान भटक गया था और वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। ये पलक झपकते ही हो गया। समर राठौर ने अग्नि राठौर को अपने पीछे धकेला और फिर हुआन युआन यंग के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तड़क, आवाज तीखी और तेज थी। उपस्थित लगभग सभी लोग अविश्वास में आंखें फाड़े देखते रहे। ये हुआन युआन परिवार का घरेलू मैदान है। हुआन युआन यंग हुआन युआन परिवार की सबसे प्यारी लड़की है। और यह ठीक उसी समय हुआ जब समर राठौर शादी की चर्चा कर रहा था। ये हुआन युआन परिवार के लिए अविश्वसनीय रूप से अपमानजनक है। न केवल हुआन युआन यंग इस प्रहार से दंग रह गई, बल्कि हुआन युआन परिवार के अन्य सभी लोग भी सदमे में थे। हुआन युआन यंग फूट फूट कर रोने लगी। मैडम कई ने समर राठौर को घूरा, युवा राजकुमार समर, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? न केवल मैडम कई, बल्कि हुआन युआन परिवार के अन्य सभी लोग अब समर राठौर को हिंसक इरादे से देख रहे थे। हुआन युआन जिंग सीधे आगे आया और समर राठौर को घूरते हुए बोला, युवा राजकुमार, तुम बहुत आगे निकल गए हो। हुआन युआन जिंग हुआन युआन यंग का बड़ा भाई है, जबकि समर राठौर अग्नि राठौर का बड़ा भाई है। इस क्षण दोनों बड़े भाइयों ने एक दूसरे को घूरा, उनकी आंखों में एक तूफान उमड़ रहा था। समर राठौर की आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। जो कोई भी मेरी बहन को डराने की हिम्मत करता है उसे प्रतिशोध के लिए तैयार रहना चाहिए। हुआन युआन यंग इतनी गुस्से में थी कि वह लगभग बेहोश हो गई। लेकिन यह आखिरकार हुआन युआन परिवार का क्षेत्र है। हुआन युआन परिवार में कई बुजुर्ग हैं और अब जब उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया है तो स्वाभाविक रूप से कोई उनके लिए खड़ा होगा। हुआन युआन जे को ही ले लीजिए। वह हुआन युआन परिवार का अगला मुखिया है और हुआन युआन जिंग और हुआन युआन यंग का जैविक पिता है। हुआन युआन जे का भाव बहुत गंभीर था। युवा राजकुमार समर राठौर, उत्तरी राठौर राजघराने और हुआन युआन परिवार के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती की खातिर मुझे उम्मीद है कि आप सावधानी से काम लेंगे।
राजकुमार समर राठौर ने उपहास किया, ओह, मुझे आश्चर्य है कि सावधानी से आपका क्या मतलब है, हुआन युआनजे। हुआन युआनजे ने त्योरियां चढ़ाईं, तुम जा सकते हो लेकिन उसे यहीं रुकना होगा। हुआन युआन परिवार के सदस्यों ने पहले ही इस स्थान को घेर लिया है, जिसका अर्थ है कि वे समर राठौर के खिलाफ कोई कदम उठाने का इरादा रखते हैं। समर राठौर गुस्से से लगभग हंस पड़ा। उसकी बहन अग्नि राठौर को दूसरों के सामने अपमानित किया गया था और वह अभी तक अपने गुस्से से उबर भी नहीं पाया था, और अब वे उसे फिर से धमकी दे रहे थे। बहुत बढ़िया, हुआन युआन परिवार बहुत अच्छा कर रहा है। क्या होगा अगर मैं सहमत नहीं हूँ? समर राठौर ने हंसते हुए जवाब दिया। हुआन युआनजे की आंखों में एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। यदि आप सहमत नहीं हैं तो राजकुमार समर के पास मेरे हुआन युआन परिवार से व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगने का ही एकमात्र विकल्प है। समर राठौर, ओह, मैं देखना चाहूंगा कि हुआन युआन परिवार मुझसे व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगने की कैसी उम्मीद करता है। हुआन युआनजे, ये बहुत आसान है। हुआन युआन परिवार के सम्मान को हुए नुकसान की भरपाई के लिए युवा राजकुमार को खुद को थप्पड़ मारना चाहिए। हुआन युआनजे गंभीर है। समर राठौर इतना गुस्से में था कि वह लगभग हंस पड़ा। यह हास्यास्पद है, लेकिन उसी पल हुआन युआन परिवार के 4 काले कपड़े पहने विशेषज्ञ अचानक समर राठौर के पीछे आ गए और उसके हाथ पकड़ लिए। हुआन युआनजे ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, युवा राजकुमार समर, मुझे बताओ, क्या तुम इस थप्पड़ की कीमत चुकाओगे या तुम्हारी बहन इसकी कीमत चुकाएगी? हुआन युआनजे कितना घमंडी है। समर राठौर की आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं। नहीं, हुआन युआनजे पहले निडर था, लेकिन वह इतना घमंडी नहीं था। अब वह वास्तव में उत्तरी राठौर राजघराने के चेहरे पर इस तरह थप्पड़ मारने की हिम्मत करता है। वह किस बात पर भरोसा कर रहा है? समर राठौर पूरी तरह से हैरान था। हुआन युआनजे ने भयावह रूप से उपहास किया, ऐसा लगता है कि राजकुमार समर अपनी बहन को अपनी जगह लेने देने की योजना बना रहे हैं। खैर, राजकुमार की प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। बोलते हुए हुआन युआनजे ने अपने बगल में खड़े प्रबंधक यान को आंख मारी। प्रबंधक यान अग्नि राठौर के पास गया और उसे एक भयावह मुस्कान दी, कुमारी अग्नि, मुझे क्षमा करें। ये कहते हुए प्रबंधक यान ने अपना हाथ उठाया। अग्नि राठौर की आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं। क्या ये सभी लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह किसी काम की नहीं है? वे कम से कम उसे मौखिक रूप से गाली देते हैं और अधिक से अधिक शारीरिक रूप से उस पर हमला करते हैं। रुको, समर राठौर ने घबराकर चिल्लाया। उसकी बहन होने के अलावा अग्नि राठौर वह महिला भी है जिसे बॉस विक्रम पसंद करते हैं। अगर बॉस विक्रम को पता चला, समर राठौर इसके परिणामों की कल्पना भी नहीं कर सकता था। तुम्हारी उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं है कि महामहिम तुम्हें मार डालेंगे? समर राठौर ने अपने दांत पीसते हुए दहाड़ लगाए। महामहिम? इसका महामहिम से क्या लेना देना है? उपस्थित सभी लोगों ने समर राठौर को अजीब भाव से देखा। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि महामहिम अग्नि राठौर से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं? क्या यह नहीं कहा जाता है कि जब वे राजसी विद्यापीठ में थे तब महामहिम ने जानबूझकर अग्नि राठौर को परेशान किया था? क्या आपने नहीं कहा, महामहिम? तीसरी राजकुमारी, राजकुमारी जुन वुक्सिया, महारानी की जैविक बेटी थी। उसे कम उम्र से ही एक कीमती रत्न की तरह माना जाता था और वह महान, अभिमानी, बिगड़ी हुई और जिद्दी थी। तीसरी राजकुमारी के साथ एक बड़ा दल था। जब भी वह बाहर जाती थी तो उसका दल कभी छोटा नहीं होता था। भीड़ से घिरी हुई तीसरी राजकुमारी उलझन भरे भाव से अंदर आए। मू लियू, मू याओ कहाँ है? वह भी यहीं थी, लेकिन मेरे मुड़ते ही वह गायब हो गई। तो मू याओ तीसरी राजकुमारी के साथ आई थी। मू लियू ने अग्नि राठौर की ओर देखा। उसके दिल में चिंता की एक लहर उठ रही थी। ऐसा लगता है कि आज की घटनाएं थोड़ी परेशानी भरी होने वाली हैं। राजकुमारी, मुझे बचाओ। मू याओ लगभग बेहोश होने की कगार पर रो पड़ी, दौड़कर आए और तीसरी राजकुमारी के पैर से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह आवाज़ इतनी भयानक थी मानो आसमान गिरने वाला हो। ये याफेई और अन्य लोगों ने अविश्वास में एक दूसरे को देखा। उनमें से किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि इमारत की 5वीं मंजिल पर उनका सामना तीसरी राजकुमारी जैसी उच्च पदस्थ हस्ती से होगा। उन्होंने अपने सिर झुका लिए, नज़रें नीची कर लीं, मानो विचारों में खो गए हों, अपनी सांसें रोक लीं, एक भी मांसपेशी हिलाने की हिम्मत नहीं की। अग्नि राठौर खत्म हो गई। अग्नि राठौर का विनाश निश्चित है। ये याफेई ने मन ही मन सोचा। जिंग युनताओ चिंता से भर गया। तीसरी राजकुमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थी जो सम्राट के कानों तक पहुंच सकती थी। ये वास्तव में निराशा का कारण था। हमें क्या करना चाहिए? इससे पहले कि तीसरी राजकुमारी मू याओ को पहचान पाती, उसके बगल में खड़ी मजबूत बूढ़ी औरत ने अचानक मू याओ को लात मारकर दूर कर दिया। उसी समय प्रभावशाली और बहादुर दादी यू ने अपने पीछे तीसरी राजकुमारी को पकड़ लिया और घबराहट में चिल्लाईं, राजकुमारी, सावधान रहें। बेचारी मू याओ, मुझे अभी अग्नि राठौर ने लात मारी थी और अब मुझे तीसरी राजकुमारी की नानी ने लात मार दी है। आह!
तड़क, मु याओयाओ फिर से दीवार से टकरा गई, दर्द से वह लगभग बेहोश हो गई। तीसरी राजकुमारी और भी हैरान थी। वह मुनि और यान यू को घूरा, प्रतिष्ठित त्यानक्सिया टॉवर में एक भिखारी को कैसे घूमने दिया जा सकता है? तुम सब क्या कर रहे हो? उसे अभी बाहर फेंको। यान यू, मु लियू, ये या फेई, सब चुप हो गए। हवा में मौत जैसी खामोशी थी। मु याओयाओ की इच्छा हुई कि वह जमीन में गड्ढा खोदकर खुद को दफना ले। उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना अपमानित नहीं होना पड़ा था। बाकी सभी लोग चुप रहे, लेकिन चाओगे खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़ी। हा 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 हा, मु याओयाओ, तीसरी राजकुमारी ने कहा कि वह तुम्हें बाहर फेंकने वाली है। हा 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 हा। मु याओयाओ को शर्म आ रही थी। वह चाहती थी कि तीसरी राजकुमारी उसकी वर्तमान अस्त व्यस्त स्थिति को न पहचाने और तुरंत चली जाए। हालांकि चाओगे ने उसकी यह इच्छा चकनाचूर कर दी। मु याओयाओ, तीसरी राजकुमारी ने आश्चर्य से आंखें फाड़कर देखा। उसके पीछे खड़े लोग भी आश्चर्य से अवाक थे। सभी की निगाहें मु याओयाओ की ओर मुड़ गईं। मु याओयाओ को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ और वह बेहद शर्मिंदा थी, इसलिए उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश होने का नाटक किया। जब दादी यू ने यह देखा तो वे बोली, यह नहीं चलेगा। अगर मु याओयाओ बेहोश हो जाती है तो क्या सारा दोष उसी पर नहीं आएगा? इसलिए मजबूत और शक्तिशाली दादी यू जल्दी से आगे बढ़ी, मु याओयाओ को पकड़ लिया और उसे एक चूजे की तरह उठा लिया। जैसे ही उसने उसे उठाया, दादी यू की उंगलियों से एक सूक्ष्म शक्ति की चमक उठी। बिजली की एक धारा मु याओयाओ की कलाई से उसके शरीर में बिजली की तरह दौड़ गई। मु याओयाओ ने एक दबी हुई कराह निकाली। दादी यू ने मन ही मन उपहास किया। उसे धोखा देने के लिए बेहोश होने का नाटक कर रही हो? बिल्कुल नहीं। मु याओयाओ दादी यू से मौत की हद तक नफरत करती थी, लेकिन चूंकि वह बेहोश होने का नाटक नहीं कर सकती थी, इसलिए वह केवल दयनीय होने का नाटक कर सकती थी। तीसरी राजकुमारी, मुझे बचाए, तीसरी राजकुमारी, मुझे बचाए, यह मैं हूँ। याओ याओ, मु याओ याओ की आवाज़ सिसकियों से रुंध गई। वह बुरी तरह रोई और बहुत दयनीय लग रही थी। आवाज़ कुछ हद तक जानी पहचानी लग रही है। इसके बाल हटाओ और देखो, तीसरी राजकुमारी ने त्योरियां चढ़ाईं और दादी यू को आदेश दिया। जुओ किंगलियू ने गुप्त रूप से सिर हिलाया। वह वही था जिसने उस समय अग्नि राठौर की साधना को पंगु बना दिया था। अगर यह छोकरी सच में बड़ी हो गई तो उसे निश्चित रूप से प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अग्नि राठौर को मरना ही होगा। हुआन युआन परिवार अग्नि राठौर को पहले नहीं जाने देगा। हुआन युआन यंग को समर राठौर ने अपमानित किया था और प्रबंधक यान को अग्नि राठौर ने मार डाला था। ये सब हुआन युआन परिवार के क्षेत्र में हुआ। वे जवाबी कार्रवाई कैसे नहीं कर सकते थे? चाहे वह 6 सितारा, 7 सितारा या 8 सितारा आत्मा सन्यासी सदस्य हो, इससे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसे मार डालो, हुआन युआनजे ने व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया। हुआन युआन परिवार का अगला उत्तराधिकारी इतना घमंडी है। एक ही पल में 2 काली आकृतियां अग्नि राठौर की ओर एक विशाल पक्षी की तरह अपने पंख फैलाए उड़ीं। वे उसे मारने ही वाले थे। रुको, अचानक बाहर एक आकृति प्रकट हुई जो अपने साथ क्रोध का सैलाब लेकर आए। सबने पीछे मुड़कर देखा। ये वास्तव में पवन रानी है। इसके अलावा राजकुमारी फैंग अकेली नहीं आई थी, उनके पीछे काले रंग में 18 लौह घुड़सवार थे। काले रंग में 18 लौह घुड़सवार पवन राजा की हवेली के सबसे कुलीन और शीर्ष स्तर के गार्ड हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास अपार शक्ति है। उनमें से प्रत्येक के पास जनरल बनने की क्षमता थी, लेकिन वे केवल उत्तरी राठौर राजघराने में गार्ड बनना चाहते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 18 लौह घुड़सवार राजमाता और वर्तमान सम्राट द्वारा राजकुमारी फैंग को तब दिए गए थे जब उन्होंने फैंग बेई के राजकुमार से शादी की थी। आमतौर पर जब राजकुमारी फैंग अकेले यात्रा करती हैं तो वह अपने साथ केवल 2 या अधिक से अधिक 4 लोगों को लाती हैं, लेकिन अब वह वास्तव में उन सभी को एक ही बार में ले आई हैं। माँ, राजकुमारी पत्नी को देखकर समर राठौर तुरंत उत्साहित हो गया। अपने 18 लौह घुड़सवारों को फिर से देखकर समर राठौर को राहत मिली। राजकुमारी फैंग ने समर राठौर और अग्नि राठौर को सिर हिलाया। अब उनका पूरा ध्यान हुआन युआनजे पर केंद्रित था। राजकुमारी फैंग ने आक्रामक रूप से हुआन युआनजे पर प्रहार किया और उसे छाती पर धक्का दिया। लॉर्ड हुआन युआनजे, आप में काफ़ी हिम्मत है। आप हमारी छोटी अग्नि को मारना चाहते हैं। आपको ये साहस किसने दिया? राजकुमारी फैंग अपनी उग्रता के लिए जानी जाती हैं, पूरी राजधानी उनके अस्थिर स्वभाव को जानती है। इसलिए जब वह आई तो हुआन युआन परिवार के दिलों पर एक छाया छा गई। बेचारे हुआन युआनजे, हुआन युआन जिंग के पिता, राजकुमारी पत्नी फैंग के उग्र हाथ से एक कदम पीछे धकेल दिए गए। खांसी खांसी खांसी, हुआन युआनजे ने अपनी छाती में अचानक जकड़न महसूस की और बार बार खांसा। पास ही खड़ी मैडम कय ये देखकर तुरंत चिंतित हो गईं। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? मैडम कय ने चिंता से पूछा। हुआन युआनजे ने बार बार अपने हाथ हिलाते हुए अपनी छाती को पकड़ लिया। अगर इस तरह के धक्के से उसे चोट लग सकती है तो वह क्या था? कचरे का एक टुकड़ा।
ये देखकर कि उनके पति ठीक हैं, मैडम कई मुनी और राजकुमारी फैंग को घूरने लगीं। आखिरकार यह उच्च वर्ग के लिए एक बोझ है और हर कोई कुलीन शिष्टाचार का पालन कर रहा है। रानी पत्नी का आक्रामक, आरोप लगाने वाला व्यवहार वास्तव में कुछ है। राजकुमारी पत्नी फैंग, चलिए इस पर बात करते हैं। क्या इस तरह हिंसा का सहारा लेना उचित है? मैडम कई ने राजकुमारी पत्नी फैंग के व्यवहार को अस्वीकार कर दिया। पवन रानी आग बबूला थी। क्या उसे सच में लगा कि वह नहीं जानती कि उस जोड़े ने अभी अभी क्या किया था? कोई व्यक्ति पूरे रास्ते उसके साथ सीधा प्रसारण कर रहा था। राजकुमारी फैंग ने मैडम कई को अपनी ओर धकेल दिया। मैडम कई के पास हुआन युआनजे जैसी ताकत नहीं थी, इसलिए जब राजकुमारी फैंग ने उसे इस तरह धक्का दिया तो वह पीछे की ओर गिर गई। उसके पीछे शराब की अलमारियों की एक कतार थी। छप छप। भले ही मैडम कई जल्दी से हट गईं, लेकिन वे शराब की रैक पर गिरने के जोखिम से नहीं बच पाईं। वह जमीन पर गिर पड़ी, जहां एक टूटी हुई शराब की बोतल पड़ी थी। उसकी पीठ शराब के दागों से तर थी और उसके बाल भी चिपचिपी शराब से ढके हुए थे, जिससे वह बेहद अस्त व्यस्त लग रही थी। मैडम कई पागल हो रही थीं। हे भगवान, वह एक सम्मानित परिवार की महिला हैं, उन्हें इतना अपमानित कब होना पड़ा था? उठने में मदद मिलने के बाद मैडम कई ने गुस्से से राजकुमारी फैंग को घूरा। तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। राजकुमारी फैंग ने अपने कूल्हों पर हाथ रखते हुए उग्रता से कहा, तुमने मेरी छोटी अग्नि को परेशान किया, तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें धक्का दे दिया? क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? ये बहुत उग्र है। पवन राजकुमारी के प्रकट होने के बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने अपनी सांसें रोक लीं और उनके पास जाने की हिम्मत नहीं की। मैडम कई अकेली नहीं थी, उनके बगल में खड़ी मैडम जुओ खुद को सलाह देने से नहीं रोक पाईं। क्या राजकुमारी फैंग कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही हैं? राजकुमारी फैंग ने अपने कूल्हों पर हाथ रखते हुए मैडम जुओ को घूरा और कहा, क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? मैडम जुओ अवाक रह गईं। उसने तो बस कुछ बुदबुदाया था, युद्ध की लपटें उसके चारों ओर कैसे पहुंच गईं? राजधानी में जुओ परिवार का बहुत ऊंचा स्थान था, लेकिन मैडम जुओ अभी भी राजकुमारी फैंग से डरी हुई थीं। उन्होंने अपने दांत पीसे और कहा, मुझे आपत्तियां हैं। क्या इसका मतलब यह है कि आपने जो गलत किया है उसके लिए आपकी आलोचना नहीं की जा सकती? राजकुमारी फैंग ने मैडम जुओ का हाथ पकड़ा और उन्हें मैडम कई के पीछे से बाहर खींच लिया। जिस तरह से ये दिख रहा था, ऐसा लगा जैसे वह किसी छोटे चूजे को पकड़ रही हो। ये मैडम जुओ हैं, जुओ परिवार की कुलमाता। जुओ परिवार को छोड़ दें तो उपस्थित हर कोई सदमे के भाव से इस दृश्य को देख रहा था। पवन रानी कितनी राजसी और शक्तिशाली हैं। उनकी पकड़ में मैडम जुओ दहशत में थीं और तुरंत चिल्लाईं, तुम क्या कर रही हो? मुझे नीचे रखो। ऐसा घमंडी और अनियंत्रित व्यक्ति कैसे हो सकता है? जीवन भर कुलीन रही मैडम जुओ ने ऐसा भयंकर और अनुचित व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। राजकुमारी फैंग ने मैडम जुओ को जमीन पर उतार दिया, उन्हें धक्का दिया और उन्हें पीछे की ओर लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। मुझे बताओ, तुम्हारी क्या राय है? मैडम जुओ थोड़ी चौंक गईं। मैं। राजकुमारी फैंग ने उन्हें एक और धक्का दिया। बोलो। मैडम जुओ के मन में नाराजगी थी, लेकिन कमरे का माहौल राजकुमारी फैंग द्वारा बलपूर्वक दबा दिया गया था और मैडम जुओ ने बोलने की हिम्मत भी नहीं की। मेरी छोटी अग्नि ने क्या गलत किया है? उसे परेशान किया जा रहा है और वह सोचती है कि वह सही है। बोलो। राजकुमारी फैंग ने आक्रामक तरीके से दबाव डाला। ये बहुत भयंकर है। पवन रानी सच में बहुत निर्मम हैं, लेकिन उनकी स्थिति निर्विवाद है। वह कुलीन राजकुमारी फैंग हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह राजमाता की चहेती हैं। उन्हें नाराज करने की हिम्मत कौन करेगा? मैडम जुओ को धक्का दिया गया और वह लड़खड़ा गईं। वह राजकुमारी फैंग द्वारा इस कदर मजबूर हो गईं कि उन्होंने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। मैडम जुओ से पहले कई अन्य महिलाएं मैडम कई का पक्ष लेने के लिए उत्सुक थीं, इसलिए वे राजकुमारी फैंग से निपटने में उनकी मदद करना चाहती थीं। लेकिन अब उपस्थित लगभग हर किसी को एहसास हो गया कि यह राजकुमारी फैंग बस एक पागल महिला थीं। वह नियमों से नहीं खेलती थीं और वह अत्यधिक घमंडी और दबंग थीं। उनके सामने कौन क्या है और कौन सिर्फ तोप का चारा है? कोई भी तोप का चारा नहीं बनना चाहता था, इसलिए किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की। राजकुमारी फैंग की नज़र उनके चेहरों पर दौड़ी। उन्होंने उनकी आंखों से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं की और नज़रें चुरा लीं, घबराहट में इधर उधर देखने लगीं। राजकुमारी फैंग ने उपहास किया, फिर मैडम कई की ओर अपनी नज़र घुमाई। अभी अभी तुम ही वह थी जो हमारी छोटी अग्नि को दूर भगाना चाहती थी, है ना? अभी मुझसे माफ़ी मांगो। अगर पहले समर राठौर की उपस्थिति मजबूत थी, तो वर्तमान राजकुमारी फैंग निश्चित रूप से दबंग आभा वाली एक रानी है। मैडम कई इतनी गुस्से में थीं कि वह लगभग बेहोश हो गईं। हुआन युआन परिवार और उत्तरी राठौर राजघराना एक 9 महान परिवारों में से है और दूसरा अग्रणी कुलीन परिवार है। दोनों की स्थिति में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन अब राजकुमारी फैंग द्वारा उनकी पूरी तरह से पिटाई की जा रही है। मैडम कई ने सिसकते हुए असहाय होकर दोनों हाथों से हुआन युआनजे की बांह पकड़ ली। स्वामी, मैं
हालांकि जैसे ही हुआन युआनजे ने मैडम कई का हाथ थपथपाया और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, हुआन युआनयंग आगे आ गई। वह आग बबूला थी। पवन रानी उनके इलाके में इतनी बेतहाशा हरकत कर रही है, ये बिल्कुल अपमानजनक है। राजकुमारी फैंग, क्या अब बस नहीं हुआ? हुआन युआनयंग ने सिर ऊंचा करके और छाती तानकर राजकुमारी फैंग को घूरा। मैंने ही अग्नि राठौर का अपमान किया है और मैं ही उसे दूर भगाना चाहती थी। यदि आपको कोई क्रोध है तो उसे मुझ पर निकालें, मेरी मां पर उंगली न उठाएं। उसने अग्नि राठौर का अपमान किया तो क्या? बहुत बढ़िया। पवन रानी कौन है? क्या वह ऐसी इंसान है जो नुकसान सहेगी? तो अगले ही पल, तड़क, राजकुमारी फैंग ने हुआन युआनयंग के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। कितनी तीखी आवाज थी। उपस्थित सभी लोगों ने राजकुमारी फैंग को एक अजीब भाव से देखा। उसने सच में मुझे मारा? हुआन युआनयंग पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि राजकुमारी फैंग इतनी अनुचित और दबंग होंगी। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? हुआन युआनयंग ने पवन रानी की ओर इशारा किया। राजकुमारी फैंग ने उसे फिर से थप्पड़ मारा, एक जोरदार तड़क के साथ। मैं तुम्हें ही मार रही हूँ। ये थप्पड़ पिछले वाले की तुलना में बहुत तेज था, जिससे हुआन युआनयंग पीछे की ओर उड़ गई। पवन रानी, हुआन युआन परिवार अब और पीछे नहीं रह सका। ये हुआन युआन परिवार के क्षेत्र में है, ये हुआन युआन परिवार के मुंह पर एक खुला थप्पड़ है। क्या उत्तरी राठौर राजघराना हुआन युआन हवेली के साथ युद्ध करने जा रहा है? हुआन युआनजे कठोर चेहरे के साथ वहां खड़ा था। उसका रंग पीला था और उसका भाव इतना काला और उदास था मानो उसमें से पानी टपक सकता हो। हालांकि वहां कई दर्शक थे, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सा वाक्य वह चिंगारी बन जाएगा जो उत्तरी राठौर राजघराने और हुआन युआन हवेली के बीच युद्ध को भड़काएगा। राजकुमारी फैंग ने उपहास किया। हुआन युआन हवेली ने पहले राठौर हवेली को अपमानित किया और अब वे पलटकर कह रहे हैं कि वे हमारे साथ युद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, चलो लड़ते हैं, कौन किससे डरता है? एक जोरदार प्रहार के साथ राजकुमारी फैंग ने अपना हाथ मेज पर जोर से पटका। मेज तुरंत धूल में बदल गई। हुआन युआनजे का चेहरा पीला पड़ गया। तुम? पवन रानी, चलो लड़ते हैं, कौन किससे डरता है? हुआन युआनजे के छोटे भाई हुआन युआनयू चीजों को शांत करने के लिए जल्दी से आगे आए। राजकुमारी फैंग, कृपया शांत हो जाएं। ये तो बस बच्चों के बीच का झगड़ा है। यह इस स्तर तक कैसे बढ़ सकता है? चलिए बात करते हैं, हम सभी समझदार लोग हैं, है ना? बोलते हुए हुआन युआनयू ने सूक्ष्मता से हुआन युआनजे को खींचा और अपनी आंखों से उसे इशारा किया। क्या आप नहीं जानते कि उत्तरी राठौर राजघराना किस तरह का परिवार है? क्या आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि पवन रानी की पृष्ठभूमि कैसी है? क्या ये परिवार ऐसा है जिसे वर्तमान हुआन युआन घराना नाराज करने का जोखिम उठा सकता है? हुआन युआनजे ने नाक भान सिकुड़ी और अपना मुंह फेर लिया। इस समय अग्नि राठौर अब वहां गतिहीन नहीं खड़ी रह सकती थी। वह सच में उत्तरी राठौर राजघराने और हुआन युआन परिवार को युद्ध करने नहीं दे सकती थी। क्या वह ऐसा कर सकती थी? अग्नि राठौर, माँ, कृपया थोड़ा आराम करें, परेशान न हों, मैं ठीक हूँ। अग्नि राठौर की माँ की पुकार ने तुरंत उपस्थित सभी का ध्यान आकर्षित किया। तो क्या अग्नि राठौर सच में राजकुमारी फैंग द्वारा गोद ली गई बेटी है? राजकुमारी फैंग ने अग्नि राठौर का हाथ पकड़ लिया। उनका चेहरा गंभीर और शांत था। लड़की, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी महान जन्म की है। उसे ऐसी चीज के लिए समझौता करने और अपना गुस्सा निगलने की क्या जरूरत है? बस सीधे खड़े रहो। अग्नि राठौर, ठीक है फिर। उपस्थित कई लोगों ने अग्नि राठौर को जटिल भावों से देखा। कुछ ईर्ष्यालु थे, कुछ को जलन हो रही थी, कुछ हैरान थे और सबसे बढ़कर वे ईर्ष्या से हरे हो रहे थे। खासकर हुआन युआनयंग और जुओ किंगयू। अग्नि राठौर वास्तव में पवन रानी की बेटी है और उनके पूर्ण अनुग्रह में है। हुआन युआनयंग का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे वे बातें याद आई जो उसने पहले अग्नि से कही थीं। वे बातें वाकई बहुत बुरी थीं। पवन रानी की आभा सच में बहुत डरावनी है। जब वह दबंग हो जाती है तो उसे किसी बात की परवाह नहीं होती। कौन नहीं डरेगा? राजकुमारी फैंग ने हुआन युआनयंग को घूरा। क्या तुम्हें याद भी है कि तुमने अभी क्या कहा? हुआन युआनयंग ने मैडम कई को याचनापूर्ण दृष्टि से देखा। मैडम कई अपनी बेटी की मदद करना चाहती थी, लेकिन राजकुमारी फैंग स्पष्ट रूप से अग्नि के पक्ष में खड़ी थी। वह भी राजकुमारी फैंग की आभा से सहम गई थी, इसलिए जब हुआन युआनयंग ने मदद मांगी तो उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। राजकुमारी फैंग ने उपहास किया। हुआन युआन परिवार की सीमाएं इतनी ऊंची हैं। मेरे उत्तरी राठौर राजघराने के लोग यहां आते ही बाहर निकाल दिए जाते हैं। हुआन युआनजे और मैडम कई दोनों के चेहरों पर काले भाव थे। हुआन युआनयू ने जल्दी से बात को संभाला। राजकुमारी फैंग, यह एक गलतफहमी है, ये सब एक गलतफहमी है। यंग एर का वह मतलब नहीं था। बोलते हुए हुआन युआनयू ने हुआन युआनयंग को घूरा और कहा, तुम अभी तक कुमारी अग्नि से माफी क्यों नहीं मांग रही हो? मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए?
उसी समय एक ठंडी आवाज गूंजी, चाची। हुआन युआन यंग की आंखें ये देखकर चमक उठीं। जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि हुआन युआन जुएयू थी, जो हुआन युआन परिवार की शादीशुदा बेटी थी। हुआन युआन जुएयू और राजकुमारी फैंग के बीच हमेशा से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, क्योंकि हुआन युआन जुएयू ने एक बार फेंगबेई के राजकुमार से शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अंत में फेंगबेई के राजकुमार ने राजकुमारी फैंग से शादी कर ली। इसके लिए हुआन युआन जुएयू के मन में गहरी दुश्मनी थी। हुआन युआन जुएयू को राजकुमारी फैंग के आने की खबर तभी मिल गई थी जब वह आई थी, इसलिए वह उनके लिए परेशानी पैदा करने के लिए दौड़ पड़ी। ओह, यहाँ कौन है? ये प्रसिद्ध राजकुमारी फैंग हैं। हुआन युआन जुएयू एक सुरुचिपूर्ण आचरण के साथ अंदर चली गईं। उन्होंने राजकुमारी फैंग की ओर तिरछी नज़र से देखा। चाची हुआन युआन यंग ने हुआन युआन जुएयू की बाँह पकड़ ली और अत्यधिक व्यथा से रोने लगी। हुआन युआन जुएयू ने हुआन युआन यंग के बालों को सहलाया। अच्छी बच्ची, यदि तुम्हें कोई अन्याय सहना पड़ा है तो अपनी चाची को बताओ और तुम्हारी चाची निश्चित रूप से तुम्हारे लिए खड़ी होगी। चाची हुआन युआन यंग सिसक उठी। पहले राजकुमारी फैंग नहीं आई थी, केवल अग्नि आई थी। मैंने बस उससे पूछा कि क्या उसके पास निमंत्रण है। क्या मैं गलत थी? उसके पास निमंत्रण नहीं था, इसलिए उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, है ना? हुआन युआन यंग रोई। उसने पहले उत्तरी राठौर राजघराने के साथ अपने रिश्ते का उल्लेख नहीं किया था और उत्तरी राठौर राजघराने ने भी अग्नि के साथ अपने रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। रोते रोते हुआन युआन यंग ने खुद को सारे दोष से मुक्त करने की कोशिश की, ये दावा करते हुए कि यह सब किसी और की गलती थी और वह पूरी तरह से निर्दोष और शुद्ध थी। लेकिन विडंबना यह है कि उसने जो कहा वह वास्तव में सही था। उत्तरी राठौर राजघराने ने वास्तव में ऐसी कोई जानकारी जारी नहीं की है जिसमें यह कहा गया हो कि अग्नि उनकी संतान है। हुआन युआन जुएयू को स्तब्ध राजकुमारी फैंग को देखकर उत्साह की लहर महसूस हुई। राजकुमारी फैंग, ये वास्तव में आपके उत्तरी राठौर राजघराने की गलती है। क्या यह आपका बच्चा नहीं है और क्या ये सब आपके शब्दों के कारण नहीं है? आप हाँ कहती हैं, आप ना कहती हैं तो क्या? हुआन युआन जुएयू ने उपहास किया। तो क्या हमें इसके लिए अपने परिवार को दोषी ठहराना चाहिए? ठीक उसी समय जब राजकुमारी फैंग बोलने वाली थी, हुआन युआन जुएयू ने उन्हें रोक दिया। राजकुमारी फैंग, आपकी लामबंदी और आक्रामक व्यवहार बहुत ज्यादा है। यह मेरे हुआन युआन परिवार का अपमान है। पास ही के हुआन युआन हवेली के लोगों ने एक साथ चिल्लाया, हाँ, ये हमारी हुआन युआन हवेली का अपमान है। हुआन युआन जुएयू ने राजकुमारी फैंग को घूरा। राजकुमारी फैंग, कृपया हमारे हुआन युआन परिवार को एक स्पष्टीकरण दें, अन्यथा यह मामला खत्म नहीं हुआ है। सबसे खराब स्थिति में हम इसे महामहिम के पास ले जाएंगे और देखेंगे कि क्या वह विवाह का पक्ष लेते हैं या उपहार का। ये सुनकर अग्नि ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। ये हुआन युआन जुएयू कोई साधारण महिला नहीं है। केवल एक आकस्मिक टिप्पणी के साथ उसने पवन राजकुमारी के कार्यों को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरों को धमकाने के रूप में चित्रित कर दिया, जिससे पवन राजकुमारी की पहल निष्क्रिय हो गई। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि राजकुमारी फैंग ने उपहास किया और अग्नि से पूछा, क्या तुमने बताया है कि तुम किस परिवार का प्रतिनिधित्व करती हो? अग्नि, मैंने बताया था। राजकुमारी फैंग ने हुआन युआन यंग को घूरा। उसने कहा कि इसने नहीं बताया। हुआन युआन यंग ने राजकुमारी फैंग की नज़रों से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं की। इसी क्षण मू जियोलियू ने जोर से चिल्लाया, छोटी अग्नि ने यह कहा था, लेकिन हुआन युआन यंग इस पर विश्वास नहीं करती है। न केवल हुआन युआन यंग इस पर विश्वास नहीं करती थी, बल्कि उस समय कौन इस पर विश्वास करता? ये देखकर कि अग्नि पासा पलटने वाली थी, हुआन युआन जुएयू ने तुरंत अपने भाव बदले और मुस्कुराते हुए कहा, गोद लेने या न लेने का यह मामला चूंकि इसे घोषित करने के लिए कोई भोज नहीं हुआ था, इसलिए कौन जानेगा। मुझे डर है कि महामहिम को भी इसके बारे में नहीं पता होगा, है ना? राजकुमारी फैंग, आप लंबे समय से हुआन युआन परिवार के प्रति नाराजगी नहीं पाल रही हैं और जानबूझकर हुआन युआन परिवार पर हमला करने के लिए यह बहाना नहीं ढूंढ रही हैं। क्या आप ऐसा कर रही हैं? कई लोगों ने संदेह भरी नज़रों से पवन रानी की ओर देखा। राजकुमारी फैंग ने उपहास किया और फिर अपने चौड़े लबादे से एक दस्तावेज निकाला और उसे हुआन युआन जुएयू को सौंप दिया, साथ ही उसे एक घमंडी नज़र से देखा। अब उन्हें संदेह है कि वह इस लड़की के साथ बुरा बर्ताव कर रही है। उन्हें संदेह है कि वह जानबूझकर हुआन युआन परिवार पर हमला करने के लिए अग्नि का उपयोग कर रही है। तब वह सबूत प्रदान करेगी और सभी को अपनी आंखें खोलने और देखने देगी। हुआन युआन जुएयू को कभी उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही उसके हाथ में एक शाही फरमान आ जाएगा। ये हल्का पीला रंग, क्या ये सम्राट का रंग नहीं है? शाही फरमान। राजकुमारी फैंग आकस्मिक रूप से एक शाही फरमान लेकर चल रही थीं। शाही फरमान में क्या लिखा होगा? सभी लोग हैरान भी थे और खुश भी। लगभग हर कोई शाही फरमान को एकटक देख रहा था और अपनी आंखों से हुआन युआन जुएयू से आग्रह कर रहा था कि वह इसे जल्दी से खोले।
तर्क ने हुआन युआन जुएयू को बताया कि इसके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसके लिए हानिकारक हो, लेकिन क्या वह इसे सबकी नज़रों के सामने नहीं खोल सकती थी। स्वर्ग की कृपा से सम्राट का फरमान, अग्नि राठौर परिवार की सबसे छोटी बेटी, गुणी और प्रतिभाशाली, गरिमा में और दयालु है और राजकुमारी फैंग के साथ माँ बेटी का बंधन साझा करती है। इसलिए अग्नि को एक द्वारा राजकुमारी अग्नि की उपाधि प्रदान की जाती है। इन पंक्तियों को देखकर हुआन युआन जुएयू की आंखें लगभग बाहर आ गईं। ये वास्तव में सच है। इसके अलावा महामहिम ने व्यक्तिगत रूप से अग्नि को राजकुमारी की उपाधि प्रदान की। इस तरह की प्रदान की गई राजकुमारी सामान्य राजकुमारियों से अलग होती है, ये सर्वोच्च रैंकिंग वाली राजकुमारी है। केवल सगी राजकुमारी के बाद तड़क शाही फरमान हुआन युआन जुएयू के हाथों से गिर गया। हुआन युआन जुएयू के आसपास के लोग इतने डर गए कि उन्हें लगभग दिल का दौरा पड़ने वाला था। यदि यह बात बाहर आ गई तो हुआन युआन परिवार पर अनादर का गंभीर आरोप लगाया जाएगा और उन्हें यह भी पता नहीं चलेगा कि वे कैसे मरे। हुआन युआन जुएयू के करीब था, इसलिए वह आगे बढ़ा और जमीन को छूने से ठीक 1 सेकंड पहले शाही फरमान छीन लिया। उफ! केवल इसी क्षण हुआन युआन परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली। यहाँ तक कि हुआन युआनजे का माथा भी पसीने की एक पतली परत से ढक गया था, वह बहुत डरा हुआ था। उपस्थित हुआन युआन परिवार के सभी लोग हुआन युआन जुएयू को घूर रहे थे। उसने लगभग हुआन युआन परिवार की मौत का कारण बन ही दिया था। हुआन युआन जुएयू रोने की कगार पर थी। मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि अग्नि को इस पर पूरा विश्वास था, क्योंकि यह वही थी जिसने हुआन युआन जुएयू को पल भर के लिए स्तब्ध देखा। अचानक एक चाल चली और एक पल के लिए हुआन युआन जुएयू की उंगलियों को सुन्न कर दिया। कितने अफसोस की बात है, अग्नि ने अफसोस की भावना के साथ मन ही मन सोचा। राजकुमारी फैंग ने हुआन युआन जुएयू को घूरा और उपहास किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, हुआन युआन जुएयू, अभी भी शाही परिवार से इतनी असंतुष्ट रहोगी। इससे पहले कि हुआन युआन जुएयू कुछ समझा पाती, हुआन युआन यू ने जल्दी से कड़वी मुस्कान के साथ माफ़ी मांगी। राजकुमारी फैंग, आपने गलत समझा है। मेरी बहन ने सच में ये गलती से किया था। मुझे उम्मीद है कि राजकुमारी फैंग उसे माफ़ कर देंगी। वैसे यह शाही फरमान है। इस डर से कि राजकुमारी फैंग मामले को और आगे बढ़ाएंगी, हुआन युआन यू ने जल्दी से शाही फरमान जोर से पढ़ा। राजकुमारी अग्नि। उपस्थित सभी लोगों ने अविश्वास के साथ अग्नि को घूरा। खासकर स्वाति राठौर और सांग राठौर ने नफरत से अपने दांत पीसे। मूल रूप से अग्नि उन्हीं की तरह थी, लेकिन कौन जानता था कि वह शीर्ष पर पहुंच जाएगी और राजकुमारी अग्नि बन जाएगी। अब से क्या वह उनसे आगे नहीं निकल जाएगी? जुओ किंग्यू ने ईर्ष्या से भरी आंखों से अग्नि को एकटक घूरा। हुआन युआनया ने अपनी लाल आंखों से अग्नि को एकटक घूरा। उसकी मुठ्ठियां उसके बगलों में कसकर बंधी थीं। हुआन युआन यंग की आंखें लगभग बाहर आ गईं। उसने शुरू में सोचा था कि अग्नि को केवल राजकुमारी फैंग द्वारा एक बेटी के रूप में मान्यता दी जा रही है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि महामहिम व्यक्तिगत रूप से एक शाही फरमान जारी करेंगे। और वह राजकुमारी अग्नि है। इसमें और राजकुमारी की सगी बेटी में क्या अंतर है? राजकुमारी फैंग ने हुआन युआनजे की ओर इशारा किया। तुम्हारे हुआन युआन परिवार ने केवल शाही फरमान ही नीचे नहीं फेंका, तुमने महामहिम द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त राजकुमारी का अनादर किया है। तो शाही परिवार के प्रति सम्मान दिखाने का तुम्हारे हुआन युआन परिवार का ये तरीका है। मैं अब समझ गई। छोटी अग्नि, चलो चलते हैं। राजकुमारी फैंग ने अग्नि को दूर खींचा। यह नहीं चलेगा। हुआन युआनजे और हुआन युआन यू ने एक दूसरे को देखा। राजकुमारी फैंग के व्यवहार को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह रोने और शिकायत करने के लिए महल जाने वाली थी। हर कोई जानता था कि राजकुमारी फैंग महल में कितनी चहेती थी। मैडम यू, जो हाजिरजवाब और फुर्तीली थी, उन्होंने तुरंत राजकुमारी फैंग को पकड़ लिया। उनका चेहरा मुस्कान से दमक रहा था। राजकुमारी फैंग, रुकिए रुकिए। हुआन युआन यू भी सामने आए और बोले, यह एक गलतफहमी है, सब एक गलतफहमी है। ये तो बस युवा पीढ़ी के बीच का झगड़ा है। हमारा हुआन युआन परिवार सम्राट के प्रति सबसे वफादार है और हमारे देश से प्यार करता है। हम महामहिम का अनादर कैसे कर सकते हैं? पवन राजकुमारी को रोकते हुए हुआन युआन यू ने हुआन युआनजे को एक अर्थपूर्ण दृष्टि दी। हुआन युआनजे मन ही मन कड़वाहट महसूस कर रहा था। वह भी अभी राजकुमारी फैंग के साथ विवाद में था, लेकिन अब हालांकि शाही परिवार की शक्ति बहुत भयानक थी। पूरे हुआन युआन परिवार की खातिर हुआन युआनजे के पास खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने हुआन युआन यंग को लात मारी। जाओ राजकुमारी अग्नि से माफ़ी मांगो। बेचारी हुआन युआन यंग, जो पूरी तरह से असावधान थी, को ठीक अग्नि के सामने लात मारी गई। वह लात बहुत क्रूर थी। हुआन युआन यंग मुश्किल से अपनी पीठ सीधी कर पा रही थी। वह लगातार खांसती रही और उसने खून की उल्टी कर दी। इस क्षण अग्नि और राजकुमारी फैंग की ओर देखने वालों की नज़रें कुछ अजीब हो गईं।
हालांकि अग्नि के प्रति हुआन युआन यंग का रवैया अच्छा नहीं था और उस पर व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का संदेह था, लेकिन वह इस वर्ग के सभी लोगों की सुरक्षा के बारे में भी सोच रही थी, इसलिए निमंत्रण पत्र की जांच करना उचित था। खांसी 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 खांसी। हुआन युआन यंग लगातार खून खांस रही थी और जब अग्नि ने उसकी हालत देखी तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। जैसी कि उम्मीद थी, हुआन युआन यंग ने अपनी मुद्रा काफी नीचे कर ली। अपना सिर झुकाते हुए उसने अग्नि से माफी मांगी। राजकुमारी अग्नि, मैं पहले बहुत असभ्य थी, कृपया मुझे माफ कर दें। खांसी खांसी खांसी। एक के बाद एक खून की उल्टी। हुआन युआन यंग के इस नाटक के बाद उसके आसपास के लोगों को उसके प्रति गहरी सहानुभूति महसूस हुई। अग्नि के होठों पर आधी मुस्कान आ गई। कुमारी हुआन युआन, आपकी चोटें काफी गंभीर लग रही हैं। आप मुझे एक नज़र क्यों नहीं देखने देती? अग्नि ने हुआन युआन यंग के शरीर पर अपना हाथ रखा और उसी क्षण उसे पता चल गया कि हुआन युआन यंग वास्तव में नाटक कर रही थी। उसने बलपूर्वक अपने आंतरिक अंगों के एक कोने को फाड़ लिया था, जिससे खून बाहर आ रहा था। कितनी क्रूर इंसान है! हुआन युआन यंग ने बदले में अग्नि का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अच्छी बहन, ये सब मेरी गलती है। मैं अंधी थी और मैंने पहले तुम्हें नाराज किया। कृपया इसके लिए मुझे दोष मत देना, ठीक है? अग्नि ने हुआन युआन यंग की ओर देखा। तुम मुझे इसके लिए दोष नहीं देने वाली हो। हुआन युआन यंग ने घबराहट में सिर हिलाया। अग्नि रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई। द्वेष न रखना मेरी शैली नहीं है, इसलिए तुम्हारे हुआन युआन परिवार को तुम्हारी गलतियों के लिए माफी मांगनी होगी। अग्नि चीजों को इतनी स्पष्टता से कैसे खारिज होने दे सकती थी? बहन अग्नि। हुआन युआन यंग के चेहरे पर आंसू बहने लगे। छोटी अग्नि, मैं मानती हूं कि पहले मेरी गलती थी। मैंने दूसरे लोगों की बदनामी सुनी और इसीलिए। बदनामी? अग्नि ने आधी मुस्कान के साथ पूछा। हुआन युआन यंग अग्नि की सीमाओं का परीक्षण कर रही थी और ये देखकर कि उसके हाव भाव से बातचीत की गुंजाइश लगती है, उसने जल्दी से आगे कहा, हाँ, ये सब स्वाति राठौर के कारण है। उसने कहा कि तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं है और तुम एक बुरी इंसान हो, इसलिए मैंने। ये सुनकर स्वाति राठौर के दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई और उसने अविश्वास में हुआन युआन यंग को घूरा। उसने सच में ऐसा किया? हुआन युआन यंग, छोटी अग्नि, ये सब मेरी गलती है। मैं बहुत आसानी से बहक गई थी और इसीलिए मैंने अभी इतनी असभ्य बात की। अगर तुम मुझे मारना या प्रताड़ित करना चाहती हो तो मुझ पर वार करो। पहले उन्होंने स्वाति राठौर को बाहर घसीटा और उस पर सारा दोष मढ़ दिया। फिर उन्होंने धार्मिक रूप से अग्नि को अकेले ही सारा दोष अपने ऊपर लेने के लिए मजबूर कर दिया। वह लचीली, वाकपटु, हाजिर जवाब और तीखी जुबान वाली है। इसके अलावा वह स्वाति राठौर को सुर्खियों में ले आई, जिससे सभी को चचेरी बहनों स्वाति राठौर और अग्नि के बीच अंदरूनी कलह और संघर्ष के बारे में पता चल गया। ये हुआन युआन यंग काफी दिलचस्प है। स्वाति राठौर आगे बढ़कर खंडन करने ही वाली थी, लेकिन जुओ किंग्यू ने उसे पकड़ लिया, उसका मुंह और नाक ढक दिया, उसे चेतावनी भरी नजर से घूरा और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। स्वाति राठौर कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने हार मान ली। अग्नि की नज़र, जिसमें आधी मुस्कान थी, हुआन युआन यंग, फिर जुओ किंग्यू, डोगुयामो, स्वाति राठौर, सांग राठौर पर गई। इन लड़कियों के चेहरों के भाव सच में दिलचस्प थे। इस बिंदु पर हुआन युआन परिवार के सदस्य चीजों को शांत करने की कोशिश करते रहे। हुआन युआन जे और मैडम कई के पास बाहर आकर अपना रुख नर्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पवन रानी पहले ही अपना चेहरा और सम्मान बचा चुकी हैं। अगर वह अब नखरे दिखाते हुए कहती हैं कि वह जा रही हैं, तो ये काफ़ी अनुचित होगा। हुआन युआन यू ने और भी अधिक मनभावन ढंग से बात की। राजकुमारी फैंग, हमारे दोनों परिवार राजधानी के प्रमुख घराने हैं। यदि यह बात बिगड़ जाती है तो बाहर जाने पर यह अच्छा नहीं लगेगा, क्या आपको नहीं लगता? यदि सच में कोई विवाद है तो ठीक है, लेकिन ये तो बस एक छोटा सा झगड़ा है। इतना हंगामा क्यों? पवन रानी बहुत खुश थी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई युद्ध जीत लिया हो। ये सुनकर कि हुआन युआन परिवार द्वारा अग्नि को निशाना बनाया जा रहा है, राजकुमारी फैंग जानती थी कि यह एक अच्छा अवसर है। महामहिम और राजमाता दोनों को उनके द्वारा एक बेटी गोद लेने के बारे में पता था, लेकिन उन दोनों ने उन्हें एक भव्य उत्सव आयोजित करने से मना किया था। राजकुमारी फैंग इस बात से काफ़ी नाखुश थीं। वह केवल एक बेटी गोद लेने के लिए एक बड़ा उत्सव क्यों नहीं मना सकती थीं? क्या इससे लोगों को यह नहीं लगेगा कि वह इस बेटी को पर्याप्त महत्व नहीं देती हैं? राजकुमारी फैंग ने बहुत पहले ही सभी को इस मामले से अवगत कराने की योजना बनाई थी, इसलिए वह जल्दबाजी में महल में दाखिल हुईं। जैसे ही वह महल में दाखिल हुईं, उन्होंने राजमाता को गले लगाया और रोने लगी, इस बात पर रोते हुए कि कैसे हुआन युआन परिवार क्रूर और अनुचित था। कई सालों तक अपने पति को न देख पाने के अपने दुर्भाग्य पर रोते हुए, और इस बात पर रोते हुए कि कैसे हुआन युआन परिवार द्वारा उत्तरी राठौर राजघराने को परेशान किया गया। राजमाता और महामहिम दोनों उनके रोने से तंग आ गए थे और फिर सही समय पर उन्होंने बताया कि शाही परिवार ने अभी तक उस एहसान का कर्ज नहीं चुकाया है जो अग्नि ने महामहिम विक्रम की जान बचाकर उन पर किया था।
यदि हम जीवन बचाने वाले अनुग्रह का ऋण नहीं चुकाते हैं तो भविष्य में हमारे बीच के संबंध और गहरे होंगे। राजकुमारी फैंग के बोलने के बाद राजमाता और महामहिम ने एक स्वर में बात की और अग्नि को राजकुमारी की उपाधि प्रदान करने पर सहमत हुए। राजकुमारी फैंग मन ही मन खुश थी, इसलिए वह खुशी खुशी हुआन युआन हवेली गईं। पहले तो उन्होंने शाही फरमान छिपा लिया, हुआन युआन परिवार के चाल चलने का इंतजार किया और निश्चित रूप से उनका अनुमान सही निकला। हुआन युआन जुएयू ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और फिर उन्होंने शाही फरमान पेश किया, जिससे अग्नि रातों रात चर्चा का विषय बन गई। राजकुमारी फैंग, समय लगभग आ गया है। जब बूढ़े मालिक बाहर आएंगे, अगर उन्हें पता चला कि हम आपको यहाँ नहीं रोक सके तो हम सभी को उनके द्वारा दंडित किया जाएगा। मैडम यू ने राजकुमारी फैंग का हाथ पकड़ते हुए कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। मैडम यू एक अच्छी इंसान थी और राजकुमारी फैंग ने भी पहले उनके साथ व्यवहार किया था। हालांकि अग्नि के साथ अन्याय हुआ था, इसलिए राजकुमारी फैंग ने अग्नि से पूछा, छोटी अग्नि, तुम्हें क्या लगता है, अगर पवन राजकुमारी अभी दबंग शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी तो अब उन्हें अधिक शांत और संयमित होने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही सभी आवश्यक शक्ति दिखा दी है। इसलिए अग्नि ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बेटी अपनी माँ की बात सुनेगी। इस लड़की को इतना समझदार देखकर राजकुमारी फैंग को अग्नि और भी अधिक पसंद आने लगी। भोज फिर से शुरू हुआ। भीड़ फिर से तितर बितर हो गई। युवा लोगों के साथ घूमते हैं और अमीर महिलाएं स्वाभाविक रूप से अमीर महिलाओं के साथ घूमती हैं। हालांकि इस समय राजकुमारी फैंग अग्नि के साथ वहां बैठी थीं और स्वाभाविक रूप से विभिन्न परिवारों की महिलाएं सम्मान देने आईं। जो लोग हुआन युआन हवेली में जन्मदिन के भोज में शामिल हो सकते थे वे या तो शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवारों से थे या दूसरी श्रेणी या उससे ऊपर के अधिकारी थे। राजकुमारी फैंग वहां बैठी रहीं, जबकि अन्य सभी महिलाएं उनके पास आ गईं। कुमारी अग्नि कितनी सुंदर हैं, राजकुमारी फैंग कितनी भाग्यशाली हैं। कुमारी अग्नि का स्वभाव अच्छा लगता है और वह विशेष रूप से शांत हैं। कुमारी अग्नि, जैसे जैसे ये महिलाएं बात करतीं वे अपनी कलाई से अपने कंगन या अन्य व्यक्तिगत वस्तुएं उतारतीं और उन्हें बधाई उपहार के रूप में अग्नि को दे देतीं। लोगों के एक बड़े समूह ने पवन रानी और अग्नि को घेर लिया, जिससे एक जीवंत माहौल बन गया। मैडम कय, जो एक तरफ खड़ी थी, का चेहरा तुरंत उतर गया। आखिरकार ये हुआन युआन हवेली का घरेलू मैदान है। राजकुमारी फैंग अतिथि होते हुए भी मेज़बान कैसे बन गईं? और ये महिलाएं राजकुमारी फैंग की चापलूसी करने में सच में बहुत स्पष्ट हैं। हुआन युआन परिवार की कुलमाता के रूप में मैडम कय का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। एक तरफ खड़ी मैडम यू ने मैडम कय की ओर देखा और उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उनकी भाभी ने हमेशा खुद को श्रेष्ठ माना है और अपने कुलीन दर्जे पर भरोसा किया है, लेकिन राजकुमारी फैंग के सामने वह वास्तव में दब गई थी और घुटन महसूस कर रही थी। ये बहुत मज़ेदार है। और इस समय हुआन युआन यंग का क्या हाल था? उसे जुओ किंग्यू और अन्य लोगों द्वारा एक छोटे से कमरे में खींच लिया गया था। हुआन युआन यंग, जुओ किंग्यू, डोबू यामो, स्वाति राठौर और सांग राठौर, वे पांचों एक साथ इकट्ठा हुईं। हुआन युआन यंग को देखते ही स्वाति राठौर बोलने से पहले ही रो पड़ी। उसे बहुत अन्याय महसूस हो रहा था। दीदी यंग, आप मेरी चुगली कैसे कर सकती हैं? उस समय हुआन युआन यंग ने त्योरियां चढ़ाईं। माफ़ी मांगने के लिए मजबूर होने पर वह पहले से ही बहुत दुखी थी और अब जब स्वाति राठौर उसकी आलोचना कर रही थी, हुआन युआन यंग इतनी गुस्से में थी कि वह किसी को मारना चाहती थी। लेकिन जुओ किंग्यू ने उसका हाथ पकड़ा, उसे देखकर अपना सिर हिलाया और कुछ फुसफुसाया। उनकी आंखें मिलीं और उन्होंने एक दूसरे को सिर हिलाकर सहमति दी। हुआन युआन यंग स्वाति राठौर का हाथ पकड़े रोने की कगार पर थी। बहन स्वाति, उस स्थिति में अगर हमने वह नहीं कहा होता तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। इसके अलावा तुम ही वह इंसान थी जिसने हमें बताया था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ अन्याय नहीं किया, है ना? स्वाति राठौर, लेकिन जुओ किंग्यू ने पूरी गंभीरता से स्वाति राठौर की ओर देखा। क्या इस समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं होनी चाहिए कि हम सब मिलकर अग्नि से निपटें? तुम्हें आज इतना अपमान सहना पड़ा है और फिर भी वह इतनी आत्मसंतुष्ट है। क्या तुम इसे स्वीकार करने को तैयार हो? मैं सच में इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। दीदी जुओ, क्या आपके पास कोई विचार है? सबने जुओ किंग्यू की ओर देखा। जुओ किंग्यू हिचकिचाई। वह कुछ बोलना चाहती थी लेकिन खुद को रोक लिया। हुआन युआन यंग ने जुओ किंग्यू का हाथ पकड़ा। बहन जुओ, क्या समय हो गया है? जल्दी करो और हमें बताओ, हम सब सुन रहे हैं। जुओ किंग्यू, लेकिन यह मामला थोड़ा अच्छा नहीं है। स्वाति राठौर, इसमें क्या खराबी है? अग्नि ने हमारे साथ पहले ही ऐसा व्यवहार किया है, इसलिए हम उसके साथ जो भी करेंगे वह बिल्कुल सही और उचित होगा। जुओ किंग्यू, क्या आप सभी को ऐसा लगता है? सभी ने सहमति में सिर हिलाया। यहाँ तक कि डोबू यामो, जिसे अब तक बोलने का मौका नहीं मिला था, ने कहा, एक पर्यवेक्षक के रूप में मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह अग्नि बहुत घमंडी है, उसे सबक सिखाना ही होगा। चूंकि हर कोई ऐसा सोचता है, ठीक है।
जुओ किंग्यू ने सभी को करीब आने का इशारा किया, अपनी आवाज़ धीमी की और अपनी योजना समझाई। अंत में उसने आगे कहा, मैंने बस एक सुझाव दिया है, ये सोचकर कि यह एक संभव समाधान हो सकता है। जहां तक बात है कि यह काम करेगा या नहीं, क्या ये सच में मेरे भाई को प्रभावित नहीं करेगा? हुआन युआन यंग ने कुछ चिंता के साथ पूछा। डोबू यामो ने चिढ़ते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा भाई तो बस एक चारा है, अंदर असली इंसान है। हुआन युआन यंग ने अपनी उंगलियां चटकाईं, तो मुझे इस उम्मीदवार के बारे में एक विचार आया है। सभी की योजना सुनने के बाद सांग राठौर ने चुपके से स्वाति राठौर का हाथ खींचा। क्या ये सच में एक अच्छा विचार है? तीसरी बहन, तुम अभी भी उसके बारे में चिंतित नहीं हो, है ना? तुम उसे परिवार की तरह मानती हो, लेकिन उसने हमें कब परिवार की तरह माना है? स्वाति राठौर विशेष रूप से गुस्से में थी। सांग राठौर ने त्योरियां चढ़ाईं, ऐसा नहीं है कि मैं उसे परिवार मानती हूं, लेकिन अगर यह बात बाहर आ गई तो ये हम बहनों के भविष्य को भी प्रभावित करेगा। स्वाति राठौर ने अपना हाथ हिलाया। क्या राजकुमारी फैंग ने उसे पहले ही अपनी बेटी के रूप में नहीं पहचान लिया है? अगर उसका अपमान होता है तो यह उत्तरी राठौर राजघराने का अपमान होगा। देखो, हम दोनों राठौर घराने में पले बड़े हैं और हम ठीक हैं, तो ऐसा क्यों है कि उसी के साथ कोई दुर्घटना होती है? इसलिए इसका राठौर घराने से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका उत्तरी राठौर राजघराने से लेना देना है। मैं देखना चाहती हूं कि क्या राजकुमारी फैंग अभी भी उसे स्वीकार करने को तैयार हैं। ईर्ष्या लोगों को पागल कर देती है। भोज। हुआन युआन यंग मुस्कुराए और मैडम कई के करीब जाकर उनकी बांह पकड़ ली। मैडम कई की नाराजगी उनके पूरे चेहरे पर लिखी हुई थी। हुआन युआन यंग उनके कान के करीब झुकी और बोली, माँ, चिंता मत करो, तुमने जो अन्याय सहा है, मैं उसका बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैडम कई का दिल धड़कने लगा। तुम क्या करने जा रही हो? हुआन युआन यंग बिना एक शब्द कहे मुस्कुराए। वह आगे बढ़ी और उसने अग्नि की बांह पकड़ ली। बहन अग्नि, यहाँ केवल बड़े लोग हैं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तुम हमारे साथ आकर क्यों नहीं खेलती? राजकुमारी फैंग ने हुआन युआन यंग को घूरा। ये लड़की अच्छी लड़की नहीं लग रही थी। वह अग्नि की ओर से मना करने ही वाली थी, लेकिन अग्नि मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई और उसने अपनी स्कर्ट ठीक की, जिसमें कोई सिलवट नहीं थी। बहन यंग ने इतने प्यार से निमंत्रण दिया है, अगर मैं नहीं गई तो मैं उसे निराश करूंगी। माँ, मैं अब जाऊंगी। अग्नि हुआन युआन हवेली में अपनी यात्रा का उद्देश्य नहीं भूली थी। वह तारे के दूसरे टुकड़े के बारे में सुराग खोजने आई थी, लेकिन हवेली में प्रवेश करने के बाद से वह हुआन युआन हवेली में ही सीमित थी और एक कदम भी बाहर नहीं निकाल पाई थी, जिससे वह थोड़ी चिंतित थी। हुआन युआन यंग के आने से उसे यह कदम उठाने का अवसर मिला। यह ऐसा है जैसे जब आप ऊँघने वाले हों तो कोई आपको तकिया दे दे। अग्नि कैसे मना कर सकती थी? राजकुमारी फैंग जानती थी कि अग्नि चतुर है, और ये देखकर कि वह मान गई है, उन्होंने उसे निर्देश दिया, अपने कार्यों में सावधान रहना, लेकिन बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई इतना अंधा है कि तुम्हें उकसाए, तो बस उसे मार डालना। मैं तुम्हारे लिए सभी परिणामों को संभाल लूंगी। सबसे निचले दर्जे के अधिकारियों से लेकर राजाओं और रईसों तक इस समय हर कोई चकित था। तियानक्सिया टॉवर में तुरंत अराजकता फैल गई। हालांकि प्रबंधक फैंग के आसपास होने से चीजें अस्त व्यस्त नहीं हुईं। वह बूढ़ा व्यक्ति वहां प्रकट हुआ और शांति से बोला, महामहिम को कुछ काम है। कृपया सभी लोग जल्दी से तितर बितर हो जाएं और यहाँ इकट्ठा न हों। भीड़ में विस्काउंट अर्ल और यहाँ तक कि वुआन के मार्क्विस भी शामिल थे। सभी ने सबसे ऊंचे पद वाले वुआन के मार्क्विस से जाकर उनसे पूछने का आग्रह किया। वुआन के मार्क्विस ने आगे बढ़कर अपनी आवाज़ धीमी की, प्रबंधक फैंग, मास्टर लोगों ने क्या गलती की? उसे इतनी कड़ी सजा क्यों दी गई? प्रबंधक फैंग ने चुपचाप मन ही मन शिकायत की, वह और क्या गलती कर सकता था? उसने गलत पक्ष चुना और उसने अग्नि का हाथ काटने की भी कोशिश की। क्या महामहिम को लगता है कि वह इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? बेशक, प्रबंधक फैंग कभी ये बातें नहीं कहेंगे, अन्यथा उनके अभिमानी, जिद्दी और अपनी प्रतिष्ठा के प्रति सचेत राजकुमार हत्याओं का सिलसिला शुरू कर देंगे। प्रबंधक फैंग ने 2 बार खांसा। लॉर्ड वुआन, महामहिम को ये पसंद नहीं है कि जब वे कुछ कर रहे हों तो दूसरे उनसे सवाल पूछें। विक्रम सिंह की उदास और हिंसक आभा के बारे में सोचकर वुआन के मार्क्विस ने दोषी महसूस किया। ये सही है, ये सही है, युवराज महामहिम के पास काम करने के अपने कारण हैं। वुआन के मार्क्विस चुपचाप अपनी जगह पर वापस चले गए। क्या हुआ, क्या हुआ? भवन के स्वामी ने क्या गलती की? आज वुआन के मार्क्विस एक भोज की मेजबानी कर रहे हैं, इसलिए ये सभी विस्काउंट और अर्ल 8वीं मंजिल पर हैं। वुआन के मार्क्विस ने अपनी ठुड्डी सहलाई। युवराज महामहिम को ये पसंद नहीं है कि जब वे कुछ कर रहे हों तो दूसरे उनसे सवाल पूछें। कृपया सभी लोग अपने भोजन का आनंद लें। वास्तव में वुआन के मार्क्विस उत्तर का पता नहीं लगा सके। क्या महामहिम का मूड खराब है? यांगलिंगबो ने रहस्यमय तरीके से पूछा। क्यों? सबने आश्चर्य से पूछा। मैंने सुना है कि एक युवती ने 5वीं मंजिल पर महामहिम को नाराज कर दिया था,
इसलिए महामहिम गुस्से में हैं और शायद लो यून पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। वह कौन है जो युवराज महामहिम को नाराज करने की हिम्मत करती है? वुआन के मार्क्विस ने आश्चर्य से कहा। आपको पता होना चाहिए कि ये मार्क्विस और रईस भी मंडप के स्वामी लो यून के साथ अत्यंत सम्मान के साथ पेश आते हैं। युवराज महामहिम की तो बात ही छोड़िए, वे महामहिम सम्राट से भी ज्यादा युवराज महामहिम का सम्मान करते थे। क्या आपने कभी राठौर घराने के बारे में सुना है? राठौर घराना, जो कभी 9 महान घरानों में से एक था लेकिन बाद में बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये वही राठौर घराना है। क्या उस समय उनके यहाँ एक छोटी अग्नि पैदा नहीं हुई थी? ये लड़की युवराज की मंगेतर भी बन गई थी। राठौर घराने ने मूल रूप से सोचा था कि वे इस प्रतिभाशाली लड़की के भरोसे शीर्ष पर पहुंच सकते हैं और 9 महान परिवारों की श्रेणी में लौट सकते हैं। कौन जानता था कि यह लड़की प्रतिभाशाली से किसी काम की नहीं रह जाएगी और बिना किसी निशान के गायब हो जाएगी। मैंने इसके बारे में सुना है। क्या वह लड़की मर नहीं गई थी? वह मरी नहीं है। मैंने सुना है कि वह उत्तरी सीमांत शहर से वापस आ गई है। वही है जिसने 5वीं मंजिल पर युवराज महामहिम को नाराज किया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, महामहिम निश्चित रूप से उसे पसंद नहीं करते, फिर भी उन्होंने उसे त्यानिक्सिया टॉवर में देखा। वह टॉवर मास्टर के अलावा और किसे दोष दे सकते हैं? बेचारा मास्टर, हाय, एक अवांछित आपदा। सभी लोग वापस जाएं और अपने भतीजों और भतीजियों को इस लड़की अग्नि से दूर रहने की चेतावनी दें, अन्यथा वे बिना जाने ही इसमें फंस सकते हैं। ये अनजाने में वुआन के मार्क्विस ने अपने पुराने साथियों को गलत रास्ते पर ले लिया था, और इन पुराने रईसों ने घर लौटने के बाद अपने बेटों और भतीजों को गलत रास्ते पर और भी आगे धकेल दिया। लेकिन वह एक अलग कहानी है। लो यून के गिरने के बाद उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था। जब तक उसका शरीर जमीन पर नहीं गिरा, जब तक उसने खून की उल्टी नहीं की, उसका दिमाग थोड़ा साफ हुआ। दर्द हो रहा है तो यह कोई सपना नहीं है, ये सच है। उसने सच में अग्नि को महामहिम की पीठ पर सवारी करते देखा था और महामहिम ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारकर दूर कर दिया। हुआन युआन यंग ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, कहा जाता है कि दीप्तिमान ड्रैगन मिट्टी किसी व्यक्ति की साधना को असाधारण रूप से तेज कर सकती है। पीली ड्रैगन मिट्टी, अगर यह सच में दीप्तिमान ड्रैगन मिट्टी है तो अग्नि को इसमें काफ़ी दिलचस्पी है। बहुत से लोगों का मानना है कि दीप्तिमान ड्रैगन मिट्टी साधना को तेजी से बढ़ाती है, लेकिन वास्तव में अग्नि इसका उपयोग करके और भी बेहतर खजाने को शुद्ध और बना सकती है। हालांकि अभी सबसे महत्वपूर्ण बात दीप्तिमान ड्रैगन मिट्टी नहीं है, बल्कि तारे के टुकड़े के सुराग खोजना है। इस समय हुआन युआन यंग ने सुझाव दिया, दादाजी आमतौर पर हमें कुछ भी छूने नहीं देते हैं, लेकिन आज बाहर इतने सारे लोग हैं, दादाजी के पास निश्चित रूप से ध्यान देने का समय नहीं होगा। कैसा रहेगा अगर हम एक साथ जाकर देखें? स्वाति राठौर, ठीक है, हम सभी दीप्तिमान ड्रैगन मिट्टी देखना चाहते हैं। जुओ किंग्यू, क्या ये कोई बुरा विचार नहीं है? दीप्तिमान ड्रैगन मिट्टी बहुत कीमती चीज़ है, भूल जाओ, मुझे लगता है कि मेरा न जाना ही बेहतर है। डोबू यामो यंग, चलो हिसाब बराबर करते हैं, लेकिन जहाँ तक बहन अग्नि की बात है, क्या तुमने पहले उसे नाराज़ नहीं किया था? माफ़ी के तौर पर अब उसे दीप्तिमान ड्रैगन भूमि दिखाने ले जाना अच्छा रहेगा। हुआन युआन यंग ने थोड़े अपराधबोध के साथ अग्नि की ओर देखा। बहन अग्नि, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती? चिंता मत करो, हम बस एक नज़र डाल रहे हैं। अगर दादाजी को पता भी चल जाए तो वे गुस्सा नहीं होंगे। अग्नि, ये बात है। हुआन युआन यंग, चिंता मत करो, दादाजी के प्रांगण में ये बहुत सुरक्षित है। हालांकि तुम्हारी साधना का स्तर अब बुरा नहीं है, फिर भी यह बहन जुओ से बहुत पीछे है। क्या तुम अपनी उन्नति की गति नहीं बढ़ाना चाहती? तो क्या अभी उसके सामने जानबूझकर काव्या स्वर्णिका का जिक्र करना उसे उकसाने का एक तरीका था? अग्नि ने अपना सिर हिलाया, मैं नहीं चाहती, लेकिन इस पर कौन विश्वास करेगा? हुआन युआन यंग ने फिर अग्नि की बाँह पकड़ी और कहा, छोटी अग्नि, चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। चलो एक साथ चलते हैं और उन्हें हमारा पीछा नहीं करने देते। सच में अग्नि जाना चाहती थी। आमतौर पर उसके लिए बूढ़े मास्टर हुआन युआन के प्रांगण के करीब जाना बहुत मुश्किल होता, लेकिन अब जबकि हुआन युआन यंग आर्डर दे रही है तो ये बहुत आसान है। आधे अधूरे मन से अग्नि को हुआन युआन यंग द्वारा दूर धकेल दिया गया। जैसे ही हुआन युआन यंग ने अग्नि को आगे बढ़ाया, उसने अपने पीछे वाले व्यक्ति को जीत का संकेत दिया। हुआन युआन यी का प्रांगण में स्वाभाविक रूप से गार्ड थे, लेकिन हुआन युआन यंग सामान्य रास्ते से नहीं गई। वह अग्नि को एक कृत्रिम पहाड़ी के पास ले गई और उसने अग्नि से फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ एक गुप्त मार्ग है जो अंदर जाता है। मैं किसी और को नहीं बताऊंगी, लेकिन छोटी अग्नि, मैं तुम्हें केवल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम करीब हैं। अग्नि स्वाभाविक रूप से सहमत हो गई, लेकिन उसे शायद पहले से ही पता था कि वह क्या सोच रही है। ये वास्तव में एक गुप्त मार्ग था। हुआन युआन यंग ने कृत्रिम चट्टान की दीवार पर बटन दबाया और जल्द ही एक मार्ग जिसमें केवल एक व्यक्ति आ सकता था उसके सामने दिखाई दिया।
छोटी अग्नि, अंदर मध्यम रोशनी है। मैं आगे चलूंगी, इसलिए तुम्हें मेरे ठीक पीछे आना होगा, हुआन युआन यंग ने निर्देश दिया। ठीक है, अग्नि ने सिर हिलाया। घुप अंधेरी गुफा से गुजरते हुए अग्नि की आंखों से कोई भी विवरण नहीं छूटा। वास्तव में, जैसे ही अग्नि ने इस पहाड़ी गुफा के मार्ग में प्रवेश किया, उसे पहले ही पता चल गया था कि यह एक छिपा हुआ चक्रव्यूह है, एक भ्रामक चक्रव्यूह जिसमें प्रवेश करना आसान है लेकिन बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन जब चक्रव्यूह की बात आती है तो अग्नि किससे डरती है? इसलिए अग्नि चक्रव्यूह को याद करते हुए हुआन युआन यंग के पीछे पीछे चली। चाय का एक प्याला पीने में लगने वाले समय के बाद बाहर से एक हल्की रोशनी आई। हुआन युआन यंग ने अपने हाथ की मोमबत्ती बुझाई, अग्नि की ओर मुड़ी और बोली, छोटी अग्नि, हमने एक सौदा किया है। मैंने तुम्हें पहले नाराज किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें दीप्तिमान ड्रैगन भूमि दिखाने ला रही हूँ और फिर हम बराबर हो जाएंगे। अब तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। अग्नि ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में, मैं दीप्तिमान ड्रैगन मिट्टी नहीं देखना चाहती। हुआन युआन यंग मन ही मन अग्नि के पाखंड पर हंसी। अगर वह सच में दीप्तिमान ड्रैगन भूमि नहीं देखना चाहती थी, तो मेरे कहने के बाद वह आधे अधूरे मन से क्यों आई? काव्या स्वर्णिका की साधना अब इतनी तेजी से आगे बढ़ी है, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम इससे प्रेरित नहीं हुई हो। हुआन युआन यंग ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि छोटी अग्नि सच में नहीं आना चाहती थी। मुझे तुम्हें यहाँ खींचकर लाना पड़ा, है ना? अग्नि। हाँ। बोलते समय अग्नि की नज़र मुख्य प्रांगण की दीवार पर बैठे पीले तोते पर पड़ी और उसने पक्षी की ओर हाथ हिलाया। एक पीले पंखों वाला तोता वास्तव में हवा से नीचे उड़कर आया और अग्नि की बाह पर बैठ गया। अग्नि ने अपने कपड़ों के भीतर से एक छोटी मीठी गोली के आकार का आध्यात्मिक पत्थर निकाला और उसे खिलाया। ये देखकर हुआन युआन यंग ने तुरंत त्योरियां चढ़ाईं। ये पीला तोता मेरे दादाजी ने पाला था। यह आमतौर पर अनियंत्रित और शरारती रहता था, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह अब इतना अच्छा व्यवहार करेगा। हुआन युआन यंग ने अग्नि से कहा, इस तोते को मत उकसाओ, हमें काम की बात पर आना है। पीले पंखों वाले तोते को खिलाते हुए अग्नि ने हुआन युआन यंग की ओर देखा और लापरवाही से पूछा, हम भला कौन सा ज़रूरी काम कर सकते हैं? हुआन युआन यंग चिंतित हो उठी, पीली ड्रैगन मिट्टी। क्या मैंने तुम्हें पीली ड्रैगन मिट्टी दिखाने का वादा नहीं किया था? तुम्हारे पास अभी भी यहाँ पक्षियों के साथ खेलने की फुर्सत कैसे है? तुम सच में मुझे पागल कर रही हो। पक्षी को चिढ़ाते हुए अग्नि ने लापरवाही से कहा, वास्तव में मुझे इसे देखने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। ये पक्षी वास्तव में काफ़ी मज़ेदार है। तुम सच में? हुआन युआन यंग ने झुंझलाहट के साथ अग्नि की ओर इशारा किया, छोटी अग्नि, मैं मतलबी नहीं होना चाहती, लेकिन तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी महत्वाकांक्षा कैसे नहीं है? अग्नि पूरी तरह से मासूम और हैरान लग रही थी। हाँ। हुआन युआन यंग, क्या जुओ किंग्यू ने अभी काव्या स्वर्णिका का जिक्र नहीं किया था? क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? उस समय तुम दोनों राजधानी की जुड़वां सुंदरियों के रूप में जानी जाती थीं। अब वह लगभग आत्मा माक्विस क्षेत्र में है, जबकि तुम केवल आत्मा गुरु क्षेत्र में हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अग्नि। हम। हुआन युआन यंग ने अग्नि को घूरा, इसीलिए मैं तुम्हें दीप्तिमान ड्रैगन भूमि दिखाने लाई हूँ, मैं तुम्हें बता दूँ। हुआन युआन यंग ने अपनी आवाज़ धीमी की, मेरे दादाजी अभी यहाँ नहीं हैं, इसलिए हम इस अवसर का लाभ उठाकर तुम्हें कुछ दीप्तिमान ड्रैगन मिट्टी चुराने में मदद कर सकते हैं। क्या तुम तब अपनी साधना जारी रख पाओगी? अग्नि ने आश्चर्य से कहा, दीप्तिमान ड्रैगन मिट्टी चुराना? तुमने अभी ऐसा तो नहीं कहा था। तुमने कहा था कि तुम बस इसे देखोगी। जैसे ही हुआन युआन यंग ने अग्नि को अंदर खींचा, उसने मन ही मन बुदबुदाया, क्या तुम नहीं जानती कि एक चोर कभी खाली हाथ नहीं लौटता? जब हम यहाँ हैं तो क्या तुम मूर्ख हो जो कुछ दीप्तिमान ड्रैगन मिट्टी नहीं लोगी? अग्नि, लेकिन वो तुम्हारे दादाजी की चीज़ें हैं, तुम उन्हें कैसे चुरा सकती हो? हुआन युआन यंग ने हल्के से उपहास किया, किसने कहा कि मैंने इसे चुराया है? बात करते करते वे एक अंधेरे कमरे में पहुंच गए। हुआन युआन यंग ने आत्मसंतुष्टि से अपने होंठ सिकोड़े, हम पहुंच गए, हम पहुंच गए। दादाजी हमेशा सबसे अच्छे खजाने यहीं छिपाते हैं। थोड़ा पीछे हटो और मैं ये दरवाज़ा खोलती हूँ। अग्नि, मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। कोई बात नहीं, तुम यहीं रुको, मैं पहले जाऊंगी। हुआन युआन यंग ने अग्नि को पकड़ लिया, तुम कहाँ जा रही हो? हम पहले ही यहाँ आ चुके हैं, मेरे साथ अंदर आओ। अग्नि ने आश्चर्य से कहा, आह। अगले ही पल, लेकिन तभी एक हल्की सी खट की आवाज़ हुई और दरवाज़ा कसकर बंद हो गया। अग्नि दरवाजे के अंदर थी, जबकि हुआन युआन यंग दरवाजे के बाहर थी। अग्नि ने तुरंत आश्चर्य से कहा, ये कौन सी जगह है? ये तुम्हारे दादाजी का खजाना कक्ष नहीं है। हुआन युआन यंग, तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया? मुझे बाहर निकालो। दरवाजे के बाहर से एक भयावह हंसी गूंजी। अग्नि, अग्नि, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें किसी खजाना कक्ष में लाऊंगी? हा हा हा। अग्नि ने पागलों की तरह दरवाजे को पीटा। हुआन युआन यंग, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे मार डाला। मैं भूत बनकर भी तुम्हें डराऊंगी।
हुआन युआन यंग ने उपहास किया, तुम यहीं रह सकती हो। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मौत की कामना करने का क्या मतलब होता है। अग्नि ने गुस्से में जवाब दिया, क्या तुम्हें उत्तरी राठौर राजघराने से प्रतिशोध का डर नहीं है? हा, उत्तरी राठौर राजघराना। पवन राजकुमारी वास्तव में घमंडी है, लेकिन तुम्हारे अपमानित होने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि वह अभी भी तुम्हें अपनी गोद ली हुई बेटी के रूप में स्वीकार करेगी? बेहतर होगा कि तुम अपनी चिंताएं बचाकर रखो और खुद की चिंता करो। हा। ये कहते हुए हुआन युआन यंग बाहर चली गई। उसी पल घर के अंदर से एक धीमी हंसी आई। अग्नि मुड़ी और मध्यम रोशनी में उसने जल्दी ही एक खूंखार और उपहासपूर्ण चेहरा देखा। जुओ किंगलियू की आंखों में सिंदूरी रंग की एक लकीर दिखाई दी, मानो वे खून से सने हों, जिससे वे बेहद डरावने लग रहे थे। उसकी सांसें थोड़ी उखड़ी हुई थीं, लेकिन वह होश में लग रहा था। अग्नि हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच में तुम होगी। अग्नि की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ते समय जुओ किंगलियू के कदम थोड़े डगमगा रहे थे। अग्नि की आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं। तुम? हा, यह मैं हूं। तुमने इसकी उम्मीद नहीं की थी, है ना? जुओ किंगलियू अग्नि की ओर दौड़ा और उसे कसकर गले लगाने की कोशिश की। हालांकि अग्नि एक तरफ हट गई। जुओ किंगलियू का सिर लगभग दीवार से टकरा ही गया था। सौभाग्य से वह होश में रहा और उसकी ताकत बरकरार थी, इसलिए उसने इसे केवल हल्का सा छुआ। लेकिन सिर्फ उस हल्के से स्पर्श से भी उसके माथे पर एक बड़ा सा उभार आ गया। तुम छोकरी, तुम्हारी हटने की हिम्मत कैसे हुई? जुओ किंगलियू ने अग्नि को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। अग्नि फिर से हट गई और उसी समय उसने जुओ किंगलियू को जोर से लात मारी। जुओ किंगलियू लात खाकर पीछे की ओर उड़ गया, उसकी पीठ दीवार से टकराई, जिससे वह दर्द से कराह उठा। अग्नि दरवाजे के पास गई और उसकी जांच करने लगी। हालांकि चारों तरफ दीवारें थीं और यहाँ तक कि ऊपर और नीचे का हिस्सा भी ठोस ड्रैगन भंजक पत्थर से बना था, इसलिए उन्हें यह भी नहीं पता था कि दरवाज़ा कहाँ है। पास से ही एक जंगली हंसी फूट पड़ी। अग्नि, इतनी भोली मत बनो, ये खुलने वाला नहीं है। जुओ किंगलियू जमीन पर आधा गिरा हुआ था और अग्नि को उपहासपूर्ण आंखों से देख रहा था। हम बाहर नहीं निकल सकते, हा। अग्नि ने अपनी आंखें सिकुड़ी और पीछे मुड़कर उसे देखा। क्या तुम्हें अपना शरीर गर्म होता हुआ महसूस नहीं हो रहा है? हा, अग्नि को देखते हुए जुओ किंगलियू हंसा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी सारी साधना गर्मी में बदल गई है और हवा के साथ उड़ गई है? अग्नि ने जुओ किंगलियू को घूरा। जुओ किंगलियू जोर से हंसा। क्या तुमने वसंत समीर ब्रह्मचूर्ण के बारे में सुना है? क्या तुम फीनिक्स पच मंडप को जानती हो? क्या तुम कुमारी फीनिक्स पच को जानती हो? वसंत समीर ब्रह्मचूर्ण कुमारी फीनिक्स पच की बेहतरीन रचना है। लेकिन तुम एक अच्छी लड़की दिखती हो, तो तुम्हें ऐसे वेश्यालय के बारे में कैसे पता होगा? हा, छोटी अग्नि, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि कई सालों तक तुम्हें न देखने के बाद तुम इतनी सुंदर और आकर्षक दिखोई। अगर मुझे पता होता कि तुम बड़ी होकर ऐसी दिखोई, तो मुझे तुम्हें उस समय जाने नहीं देना चाहिए था। मुझे तुम्हें बचपन में ही अपने पास रख लेना चाहिए था। लेकिन आज शुरुआत करने में भी बहुत देर नहीं हुई है। समय बीतने के साथ कमरा और भी गर्म होता गया, मानो छत से भाप उठ रही हो। हालांकि अगले ही पल अग्नि का खंजर पहले से ही जुओ किंगलियू के गले पर रखा था। क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? अचानक ठंडक के कारण जुओ किंगलियू को अपने गले पर एक जानलेवा आभा महसूस हुई और उसका दिल तुरंत दहल गया। तुम अभी भी होश में कैसे हो? जुओ किंगलियू ने अग्नि को घूरा। अग्नि के होठों पर एक हल्की ठंडी मुस्कान आ गई। किसने कहा कि वसंत समीर ब्रह्मचूर्ण कुमारी फीनिक्स पच द्वारा बनाया गया था? ये चीज स्पष्ट रूप से उस समय की उसकी प्रयोगात्मक रचनाओं में से एक है। उस समय अग्नि के मन में एक विचार आया था, यदि इस दुनिया में कोई कामोत्तेजक होना ही है, तो वह उसके द्वारा बनाया गया क्यों नहीं हो सकता? यदि वह इस कामोत्तेजक को परिपूर्ण कर लेती है, तो क्या वह भविष्य में इसका उपयोग लोगों को नियंत्रित करने और जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकती है? यही सोचकर उस समय केवल 7 या 8 साल की रही अग्नि ने ये काम शुरू किया था। उस समय उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वसंत समीर ब्रह्मचूर्ण वास्तव में एक शीर्ष स्तर का कामोत्तेजक बन जाएगा। हालांकि उसने उस समय ये चीज़ चाचा किन को दी थी, तो इसका कुमारी फैंकी से क्या लेना देना हो सकता है? ऐसा लगता है कि मुझे बाद में चाचा किन से मिलने का अवसर खोजना होगा। जब वह उस समय इसे परिष्कृत कर रही थी, तो अग्नि ने सोचा था कि क्या बड़ी होने पर उसे ऐसी किसी चीज़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसने इतने सारे दुश्मन बना लिए थे। उसे क्या पता था कि उस समय उसके द्वारा कहा गया एक वाक्य अब सच साबित होगा। चूंकि यह अग्नि द्वारा बनाई गई एक औषधि थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास इसका समाधान था। लेकिन जुओ किंगलियू इस बात से अनजान था। उसने अविश्वास से भरी आंखों से अग्नि को एकटक घूरा। जुओ किंगलियू, तुमने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? क्या दवा पहले ही अपने अधिकतम प्रभाव तक नहीं पहुंच गई है? बहुत गर्मी है। जुओ किंगलियू अपने कपड़े फाड़ता रहा, ये कामना करते हुए कि वह अग्नि पर झपट सके। हालांकि अग्नि ने जुओ किंगलियू पर पैर रखा और उसे जमीन पर गिरा दिया।
अग्नि ने अपना सिर हिलाया। समय बहुत कीमती था और उसके पास यहाँ जुओ किंगलियू के साथ बर्बाद करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं था। उसने जुओ किंगलियू को थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया, जबकि वह खुद उसे पहले दरवाज़ा नहीं मिला था। ये तो बस उसने जुओ किंगलियू को दिखाने के लिए किया था। वास्तव में अग्नि ने शुरू से ही हुआन युआनयांग पर कभी भरोसा नहीं किया था, इसलिए वह उसके साथ यात्रा शुरू करने के क्षण से ही पूरी तरह से सतर्क थी। अग्नि पहले ही उस कृत्रिम पहाड़ी रास्ते के साथ सितारा चक्रव्यूह आरेख का पता लगा चुकी थी और यह छिपा हुआ कमरा चक्रव्यूह के मूल के लिए एक झांसा था। दूसरे शब्दों में, यह अंधेरा कमरा चक्रव्यूह की एक झूठी कुंजी है, जबकि असली कुंजी कहीं और है। चक्रव्यूह से अपरिचित किसी व्यक्ति के लिए इस चौकोर अंधेरे कमरे से बाहर निकलना वास्तव में असंभव होगा, लेकिन अग्नि, मुझे नहीं पता कि उसने अपनी उंगलियां कैसे हिलाईं, लेकिन उसने 3 बार जमीन पर पैर पटका और फिर 7 बार दीवार पर मुक्का मारा। इसके अलावा इन 7 प्रहारों में से प्रत्येक की लंबाई और मात्रा अलग अलग है। अग्नि के 3 बार पैर पटकने और 7 बार दबाने के बाद एक चटकने की आवाज़ आई। एक दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। ये दरवाज़ा वह दरवाज़ा नहीं था जिससे हुआन युआनयांग उसे पहले लाई थी। शायद हुआन युआनयांग को भी इस दरवाजे के बारे में नहीं पता है। अग्नि ने असली छिपे हुए दरवाजे में प्रवेश किया और जल्द ही असली खजाना मंडप उसके सामने दिखाई दिया। हुआन युआनयांग, मुझे इतनी अद्भुत जगह पर लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अग्नि का सबसे महत्वपूर्ण काम अभी तारे के टुकड़ों के बारे में सुराग खोजना है, बाकी सब कुछ गौण है। खजाने की तिजोरी में बहुत सी वस्तुएं नहीं हैं, लेकिन चूंकि वे खजाने हैं, इसलिए मात्रा से अधिक गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। अग्नि ने इस पर एक नज़र डाली और हुआन युआन परिवार के गुप्त नियमावली, साधना तकनीक, हथियार, पीली ड्रैगन मिट्टी और एक अज्ञात पत्थर देखा। ये पत्थर एक कंकड़ जैसा दिखता है जो जेड जैसी गर्म चमक बिखेरता है। ये बिल्कुल स्पष्ट और देखने में ताज़ा है। यह एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अग्नि की नज़र कुछ देर तक कमरे में घूमती रही, लेकिन उसे और कुछ नहीं दिखा। तारे के टुकड़ों के सुराग कहाँ हैं? अग्नि ने अपना सिर खुजाया। कोई बात नहीं, चलो पहले उन सभी को वापस ले चलते हैं और उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं। अगर वे नहीं मिलते हैं तो हम अगली बार फिर से दादाजी हुआन युआन से पूछेंगे। सौभाग्य से अग्नि के पास एक आयामी स्थान था, अन्यथा वह इन चीज़ों को अपने साथ नहीं ले जा पाती। चक्रव्यूह से बाहर निकलने के बाद अग्नि ने फिर से जुओ किंगलियू के बारे में सोचा। हुआन युआनयांग ने उसे जानबूझकर बंद कर दिया था, उसका उद्देश्य क्या है? वह आगे क्या करेगी? वास्तव में यदि आप हुआन युआनयांग की सोच का अनुसरण करें तो उसके वास्तविक उद्देश्य का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। केवल हुआन युआनयांग को ही उसके खिलाफ विश्वासघाती तरीके से साजिश रचने की अनुमति है और उसे उसी तरह से जवाबी कार्रवाई करने की नहीं। अग्नि के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। बिना कुछ सोचे समझे कृत्रिम पहाड़ी में रहते हुए अग्नि ने जल्दी से रात के कपड़े पहन लिए, क्योंकि यह रात की गतिविधियों के लिए उपयुक्त था। अग्नि मूल रूप से हुआन युआनयांग को पकड़ना चाहती थी, क्योंकि यह सब हुआन युआनयांग का किया धरा था और जिसने गलत किया है उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। लेकिन अग्नि को कभी उम्मीद नहीं थी कि जब वह बगीचे से गुजरेगी तो वह मैडम कई को एक दाई से बात करते हुए सुनेगी। अग्नि जानती थी कि ये दाई शुरू से अंत तक मैडम कई के साथ थी। मैडम कई, तुम्हारी साधना अच्छी है, इसलिए मालकिन पर कड़ी नज़र रखना। वह जो भी कहे वही करना और उसकी बात ध्यान से सुनना। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया और चली गई। मैडम कई ने दरवाजे के बाहर साफ पानी जैसी चांदनी को देखा और उसकी आंखों में एक भयावह मुस्कान आ गई। मैडम कई, यंग ए, तुमने कहा था कि तुम अपनी माँ का बदला लेना चाहती हो और तुम्हारी माँ सच में इसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। अग्नि तुरंत अपनी जगह पर रुक गई। अगर वह हुआन युआनयांग को पकड़ना चाहती तो उसे लोगों को हर जगह खोजना पड़ता, लेकिन मैडम कई ठीक उसके सामने थी। हालांकि खैर, लेकिन क्या ये और भी अधिक रोमांचक नहीं है? ये मैडम कई इतनी भी मासूम नहीं है। ये सोचकर अग्नि के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। हालांकि एक नज़र में ये स्पष्ट था कि मैडम कई का साधना स्तर कम नहीं था, कम से कम आत्मा सन्यासी के 9वें स्तर पर था। हालांकि यह कोई असंभव कार्य नहीं है। जब तक आप पर्याप्त रूप से सावधान हैं, आप बेखबर लोगों को मात दे सकते हैं। ये सोचकर अग्नि ने एक खंजर निकाला और चांदनी की आड़ लेकर चुपचाप मैडम कई के पास पहुंची। बेचारी मैडम कई उस आश्चर्य में पूरी तरह से डूबी हुई थी जो हुआन युआनयांग उसे देने वाली थी, और उसने किसी को पीछे से आते हुए नहीं देखा। अचानक मैडम कई को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई, और इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती और चिल्ला पाती, फिर उसे एहसास हुआ कि उसके होठों को कसकर ढका जा रहा है और वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही है। उसके पीछे से अग्नि की डरावनी आवाज़ आई, जो अब बदल चुकी थी। मैडम कई, बहुत समय हो गया है। बोलते हुए अग्नि ने अपना खंजर पीछे की ओर घुमाया और मैडम कई की गर्दन के पिछले हिस्से पर वार किया। अगले ही पल मैडम कई को चक्कर आने लगा और वह बेहोश हो गई।
किसी को नहीं पता था कि मैडम कई को क्या हुआ था, और हुआन युआन यंग को तो और भी कम पता था। वह घबराहट में वापस दौड़ रही थी, जो भी मिलता उससे पूछ रही थी, क्या आप जानते हैं कि अग्नि कहाँ है? क्या आपको पता है अग्नि कहाँ है? जब हुआन युआन यंग भोज स्थल की ओर जा रही थी तब भी वह घबराई हुई थी। जुओ किंग्यू ने त्योरियां चढ़ाईं। अग्नि, क्या वह अभी तुम्हारे साथ नहीं गई थी? हुआन युआन यंग, शुरू में हम एक साथ चल रहे थे, लेकिन बाद में उसने कहा कि वह अकेले चलना चाहती है, और फिर हम एक दूसरे की नज़रों से ओझल हो गए। डोगू यामो, वह कहाँ गई? वह कहाँ गायब हो गई? हुआन युआन यंग, मेरे दादाजी के प्रांगण में। तुम सब यहाँ खड़े होकर आपस में क्या फुसफुसा रहे हो? भोज शुरू होने ही वाला था और मैडम यू हुआन युआन परिवार की कुलमाता मैडम कई को हर जगह खोज रही थी, क्योंकि कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभालने के लिए उनकी आवश्यकता थी। लेकिन वे उन्हें कहीं नहीं खोज पाए। इसके बजाय उन्होंने हुआन युआन यंग और कुछ अन्य लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर आपस में फुसफुसाते हुए देखा। वे पूछने से खुद को नहीं रोक पाईं, वैसे यंग, क्या तुमने अपनी माँ को देखा है? हुआन युआन यंग ने अपना सिर हिलाया, क्या माँ अंदर नहीं है? मैडम यू, अभी अभी एक दासी ने तुम्हारी माँ को बुलाया था। वह बाहर तो आए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह अब कहाँ है। भोज आधिकारिक तौर पर शुरू होने वाला है, हमें क्या करना चाहिए? हुआन युआन यंग परेशान दिख रही थी। दूसरी चाची, माँ का मामला इतना जरूरी नहीं है। अभी सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अग्नि गायब हो गई है। क्या? मैडम यू की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने हुआन युआन यंग को घूरते हुए कहा, तुमने कुमारी अग्नि के साथ क्या किया? राजकुमारी फैंग आराम से चाय पी रही थी और अग्नि के लौटने का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने बहुत इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। जैसे ही वे अधीर होने लगी, उन्होंने यह आवाज़ सुनी और उनकी नज़रें सीधी उसी पर टिक गईं। राजकुमारी फैंग की नज़र बहुत तीखी थी, और अब वे खड़ी हो गईं और दादी ताऊ की मदद से इस ओर आ रही थीं। क्या हुआ? मेरी छोटी अग्नि कहाँ है? राजकुमारी फैंग ने हुआन युआन यंग को घूरा, उनकी आंखों में खून की प्यास और हत्या का इरादा झलक रहा था। हुआन युआन यंग राजकुमारी फैंग से डरती थी, और जब उसे इस तरह घूरा गया तो उसे तुरंत बहुत अपराधबोध महसूस हुआ। जुओ किंग्यू ने अपनी उंगली से उसकी कमर में चुटकी ली, उसे याद दिलाते हुए कि वह कुछ भी उगल न दे। हुआन युआन यंग ने अपनी मुट्ठी भींची और एक गहरी सांस ली। अग्नि गायब हो गई है। पवन रानी की आंखें उस पल भयंकर और डरावनी थीं। उन्होंने हुआन युआन यंग को कॉलर से पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया। तुमने क्या कहा? वहां काफी कुलीन महिलाएं मौजूद थीं, और यह स्थिति देखकर उन सभी ने सलाह दी, राजकुमारी फैंग, चलिए इस पर बात करते हैं। यंग, एरा भी बच्ची है। पवन रानी, मेरी छोटी अग्नि भी एक बच्ची है। जल्दी बताओ, तुमने मेरी छोटी अग्नि को कहाँ छिपाया है? हुआन युआन यंग दयनीय लग रही थी। महारानी, मुझे सच में नहीं पता था। पहले अग्नि ने सुना था कि मेरे दादाजी को हाल ही में दीप्तिमान ड्रैगन मिट्टी मिली है। उसने कहा कि दीप्तिमान ड्रैगन मिट्टी साधना की उन्नति को तेज कर सकती है, इसलिए उसने मुझे वहां ले जाने की जिद की। हुआन युआन यंग ने रोते हुए कहा, क्या मैंने पहले उसकी उपेक्षा नहीं की थी? अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए मैं उसे अपने साथ ले गई, हालांकि मुझे पता था कि यह असंभव है। पीली ड्रैगन मिट्टी। उपस्थित सभी लोगों ने आंखें फाड़कर देखा। यह एक खजाना है, एक दुर्लभ और कीमती रत्न। यह असंभव है। राजकुमारी फैंग ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। छोटी अग्नि इतनी उथली बच्ची नहीं है। जुओ किंग्यू इस पल कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाए। मुझे लगता है कि मैंने उस समय कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। मैंने कहा था कि मेरी बहन पहले ही आत्मा आदरणीय क्षेत्र के 7वें सितारे तक पहुंच चुकी है और इस साल आत्मा मार्क्विस क्षेत्र में पहुंचने में सक्षम होगी। अग्नि यह सुनकर बहुत उत्तेजित हो गई थी, इसलिए उसने ऐसा तरकीम काम किया। ये सब मेरी गलती है, कृपया मुझे दंड दे, राजकुमारी फैंग। राजकुमारी फैंग ने जुओ किंग्यू को घूरा, उनका सीना गुस्से से जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। जुओ किंग्यू कमाल की है। ये बात काव्या स्वर्णिका जुओ किंगलुआन की तारीफ करती है, जबकि अग्नि की कड़ी आलोचना करती है। उसे एक ईर्ष्यालु, जलनखोर, तुच्छ और भावनात्मक रूप से अस्थिर, बुरी लड़की के रूप में चित्रित करती है। डोगू यामो भी कड़वाहट से मुस्कुराई। मैं पूरे समय वहीं थी और मैं उनके लिए गवाही दे सकती हूँ। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सच है। अग्नि ने यंग एयर से विनती की थी, यहाँ तक कि यंग एयर पर दबाव डालने के लिए उत्तरी राठौर राजघराने की शक्ति का भी इस्तेमाल किया। उसने कहा कि जब तक यंग एयर उसे वहां ले जाएगी, वह राजकुमारी फैंग से शिकायत नहीं करेगी, अन्यथा। यह अग्नि को नीचा दिखाने के बाद जुओ किंग्यू द्वारा उसकी बुराई करने का एक और उदाहरण है, जो उसे एक धौंस जमाने वाली और अनुचित बुरी लड़की के रूप में चित्रित करता है। इस दुनिया में केवल एक छोटे से वर्ग के पास स्पष्ट दिमाग है। बहुमत केवल अनुयायी है जो दूसरों की बातों को दोहराते हैं। इसके अलावा अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं, और इन 3 लोगों ने अग्नि को बदनाम किया, जिससे उपस्थित महिलाओं के मन में तुरंत उसके बारे में एक नकारात्मक धारणा बन गई। उन सभी ने पवन रानी से कहा,
महारानी, वर्तमान स्थिति को देखते हुए अग्नि की अभी भी सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है। महारानी, अगर वे सब ऐसा कह रहे हैं तो ये काफ़ी संभव है। महारानी, लेकिन दूसरों ने जो भी कहा हो, राजकुमारी फैंग दृढ़ रहीं। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और कहा, अन्य लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन मेरी छोटी अग्नि कभी ऐसा नहीं करेगी। ये कहने के बाद राजकुमारी फैंग ने हुआन युआनयांग को घूरा। अब मेरे पास ये संदेह करने का कारण है कि तुम सबने मिलकर मेरी छोटी अग्नि को धोखा देने की साजिश रची है। हमें अभी उसे खोजने के लिए ले चलो। क्या हुआन युआनयांग ने लोगों को एक शानदार तमाशा देखने के लिए लुभाने के लिए ही यह सब परेशानी मोल नहीं ली थी? हुआन युआनयू ने अपनी मुसीबत पैदा करने वाली भतीजी को घूरा। जल्दी करो और हमें उसे खोजने के लिए ले चलो। हुआन युआनयांग ने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, मैं ले चलूंगी। जाते समय हुआन युआनयांग की नज़र जुओ किंग्यू और अन्य लोगों पर पड़ी और उनकी चमकती आंखों ने एक आपसी समझ व्यक्त की। जल्द ही समूह बूढ़े मास्टर हुआन युआन के प्रांगण में पहुंच गया। हुआन युआनयांग ने कहा, हम यहाँ अलग हो गए थे। अग्नि ने कहा कि उसका मूड खराब है और वह अकेली रहना चाहती है, इसलिए मैं खुद वापस चली गई। लेकिन मैंने बहुत देर तक इंतज़ार किया और वह वापस नहीं आई। इसलिए हर कोई खोजने के लिए तितर-बितर हो गया, लेकिन आसपास का क्षेत्र बहुत बड़ा था, जिसमें झाड़ियाँ, कृत्रिम पहाड़ियाँ, चट्टानें थीं। उन्होंने ज़मीन को 3 फीट गहरा खोदा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी क्षण अंदर से एक आवाज़ आई और बूढ़े मास्टर हुआन युआन अंततः देर से आए। सोने के धागे और गहरे पैटर्न वाले काले और लाल रंग के लबादे में सजे हुए बूढ़े व्यक्ति बहुत खुश थे, क्योंकि वह अपने वंशजों का प्रणाम स्वीकार करने के लिए सामने के हॉल में जाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि जब बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजे से बाहर कदम रखा और बहुत सारे लोगों को देखा, तो वह एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। आज अपने जन्मदिन पर बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आध्यात्मिक चेतना को मुक्त नहीं किया था, उन्होंने बस एक साधारण बूढ़े व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। क्या हो रहा है? बूढ़े व्यक्ति ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। दादाजी, हुआन युआनयांग दौड़कर आए और रोते हुए बूढ़े व्यक्ति के पैर से लिपट गई। दादाजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, यह मेरी गलती थी, मैं सच में जानती हूँ कि मैं गलत थी। हुआन युआनयी ने अपना सिर हिलाया। जल्दी बताओ, क्या हुआ? इसलिए हुआन युआनयांग ने रोते हुए बूढ़े मास्टर हुआन युआन के सामने वही बातें दोहराईं जो उसने पहले कही थीं। हुआन युआनयांग, दादाजी, मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं बस अग्नि को दिखाना चाहती थी कि असली पीली ड्रैगन मिट्टी कैसे आत्मा को शुद्ध कर सकती है और इस प्रकार जीवन शक्ति का एक निरंतर स्रोत खोल सकती है। दादाजी, हुआन युआन ने अवाक होकर हुआन युआनयांग की ओर देखा। तुम सच में पिटने लायक हो, लेकिन जहाँ पीली ड्रैगन मिट्टी छिपी है वह जगह बेहद गुप्त है, इसलिए वह उसे नहीं ढूंढ सकती। हुआन युआनयांग ने उत्साह से सिर हिलाया। तभी कुछ ही दूरी से आश्चर्य की एक चीख सुनाई दी। सभी ने एक दूसरे को देखा और उस दिशा में दौड़े, खासकर बूढ़े मास्टर हुआन युआन, जिनकी नज़र बर्फ के ब्लेड की तरह तेज थी, क्योंकि वह कृत्रिम पहाड़ी उनके गुप्त खजाना कक्ष की कुंजी है। दादाजी हुआन युआन सबसे पहले अंदर दौड़े और उन्होंने सबसे पहले मुख्य दरवाज़ा देखा। तुरंत उनकी आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं, क्योंकि वहां ऐसे संकेत थे कि किसी ने जगह से छेड़छाड़ की थी। बूढ़े मास्टर हुआन युआन ने त्योरियां चढ़ाईं, उनके भाव थोड़े बदल गए और उन्होंने अपने बड़े हाथ से मुख्य दरवाजे पर प्रहार किया और बिजली की तरह अंदर दौड़े। अन्य लोगों के भाव भी बदल गए। दादाजी हुआन युआन के भाव गंभीर थे, मानो कोई तूफान आने वाला हो। ये डरावना था। इस डर से कि अग्नि को कोई नुकसान न हो, पवन रानी अपने लोगों का नेतृत्व करते हुए दूसरे नंबर पर सुरंग में घुसी। जैसे ही बूढ़े मास्टर हुआन युआन अंदर गए, राजकुमारी फैंग अपने गार्डों के दल के साथ अंदर घुसी।